Very good evening, friends. Today we have assembled to discuss the provisions relating to GST. GST in the syllabus of IBC has got many implications. First is the coverage in the portion of this finance and accounts. In finance and accounts, it has been written corporate finance, financial analysis, liquidity management, tax planning, and GST. So GST, they can ask some basic questions on GST like what is input credit, what is cash ledger, what is electronic ledger, and so on and so forth. So we would be covering something basic about it. And second is regarding the role of insolvency professional while dealing the CIRP process and liquidation process. Because indirect taxes has got a major role and you are required to run the organization as a going concern. So if you are running a plant, definitely there are GST implications. When this IBC came, there was a lot of confusion regarding these things. So CBIC issued a clarifications on 23rd of March 2020 and they came out with the provisions. अब उन्होंने क्या बोला उसमें उसमें उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि पुराने वाला रजिस्ट्रेशन मान लो पहले से ही 2 साल से पेंडिंग है, उसमें करोड़ों रुपए की लायबिलिटी पड़ी है, उसको वहीं छोड़ दो, उस रजिस्ट्रेशन को वहीं पड़ा रहने दो। अगर वो कैंसिल हो चुका है, उसका रिवोकेशन का पीरियड भी ओवर हो चुका है, कोई बात नहीं, नया रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, आपके सब कुछ चीज अप टू डेट चल रही है तो पुराने में भी आप चला सकते हो, ठीक है। ड्यूज तो आपको अलग करना ही है। ड्यूज में क्या करना है? ड्यूज में आपको ये करना है कि भाई जो पुराने ड्यूज हैं, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के ड्यूज हैं, उसके भी 2 पार्ट करने हैं। 24 मंथ तक का अलग, वो 5वें नंबर पे आएगा, और 24 मंथ से जो बियॉन्ड है वो अलग आएगा। उसमें क्या करना है आपको कि वो अदर डेट्स एंड ड्यूज में आएगा। और बहुत सारी बातें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे, अगर कोई क्रेडिट पड़ा है तो क्या होगा, रिटर्न्स कैसे फाइल होंगी, तो इसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आई थी जिसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है अगर देना चाहे तो। एग्जामिनर को तो कोई रोक नहीं सकता भाई। हमारे को क्या है, जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जो CIRP है, CIRP प्रोसेस में जो RP है या लिक्विडेटर है, उसकी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसमें गवर्नमेंट ड्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं। कोर्ट केसेस इस बात पर भी हैं कि भाई GST ने कहा कि हमारे, क्योंकि माइंड सेट है ना शुरू में IBC में GST का तो माइंड सेट ये था भाई हमारा तो गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा कौन काट लेगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में उनको पता चला भाई आप तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही हो, ऑपरेशनल डेट है, हेयर कट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीरो मिले आपको। तो ये सारे जो चीजें हैं, इसी के लिए हमने आज शेफाली गिरधरवाल जी को इनवाइट किया है कि शी इज एन एक्सपर्ट इन GST मैटर्स, और वो जो है इन सब इश्यूज पे हमें गाइड करें। आशीष जी आ गए हैं क्या शेफाली जी? नहीं सर, मुझे नजर नहीं आ रही है वो तो। ओके, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। सर, व्हाट इफ देयर इज ए पेंडिंग शो कॉज नोटिस व्हिच हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द CD? देखिए, तो शो कॉज नोटिस को तो छोड़ो, देखो शो कॉज नोटिस की तो बात ही जाने दो, आपकी लाइबिलिटी ही क्रिस्टलाइज हो गई। आप कह रहे हो कि शो कॉज नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया CD ने, ऐसे तो बहुत सारे नोटिस होंगे, ऐसे तो बहुत सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो लाइबिलिटी हो चुकी उसी के देने की बात चल रही है, वो भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यह है कि एज ऑपरेशनल क्रेडिटर आपको अपना क्लेम लॉन्च करना है। भाई आपके GST के ड्यूज हैं चाहे गवर्नमेंट के ड्यूज हैं,
एज एन आरपी आपकी भी ड्यूटी है कि आपको क्या करना है, आपको देख लेना है भाई उसका जो है जीएसटी का आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, यू विल हैव एक्सेस टू बुक्स, उससे आपको जीएसटी की लायबिलिटी पता चल जाएगी। हो सकता है कोई पिछले 2 साल के अकाउंट्स तो आप देखोगे ही ना, जब पिछले आप 2 साल के अकाउंट्स देखोगे तो उसमें देख लोगे लायबिलिटी है नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो उन चीजों से आप जो है उस चीज को देख सकते हो। और उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसको भी 2 पार्ट्स में बांट देना है, 24 मंथ्स तक के अलग और 24 मंथ्स के बियॉन्ड अलग। Do we have a tabular representation of payments to be made? Yes, yes, definitely. There is a tabular presentation that is called waterfall mechanism. It is specified in section 53, and there is definitely a tabular presentation. It is already specified कि किस तरह से पेमेंट होगी। तो सबसे पहले तो जो CIRP कॉस्ट होती है भाई, नेचुरली जो आरपी की अपनी फीस है सबसे पहले तो वही होगी, ठीक है ना। और उसने जो भी इंटरम फाइनेंस वगैरह लिया कंपनी को चलाने के लिए वो है। उसके बाद में फिर जो वेजेस हैं 24 मंथ्स की, फिर एम्प्लॉयज के ड्यूज है, मतलब पूरा वाटरफॉल मैकेनिज्म है, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली देयर इज, और वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में हैं हमारे पास। एक मिनट। अच्छा, तो शेफाली जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। शेफाली जी, वी वेलकम यू इन आवर फोरम। शी इज एन एक्सपर्ट ऑन। कुछ तापस जी बोल रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल सीक्वेंस। देखिए, वाटरफॉल मॉडल सीक्वेंस वी विल डिस्कस इन डिटेल, यू कैन गो थ्रू सेक्शन 53। इन ब्रीफ आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द CIRP कॉस्ट और द लिक्विडेशन कॉस्ट। Second, in priority, is the secured creditors who have relinquished their security interest along with the workman dues for 24 months. Then employees dues are there, unsecured creditors, then government dues, other debts and dues, shareholders, etc. etc. है ना। हाँ, तो शेफाली जी इज हियर, तो वी वेलकम हर इन द फोरम। शेफाली जी, आई हैव टोल्ड देम इन ब्रीफ that there are two aspects to it. One is the coverage in financial accounts, on which one or two questions might be asked on GST, and second is regarding the roles and responsibilities of the resolution professional and a liquidator, and how he will cope up with the responsibilities, because he is the all in all in the company and he has to discharge his functions, and what are the roles and responsibilities he might be assigned regarding to GST matters. So we would like you to enlighten us on this. Over to Shefali ji. I'll make you co-host first. So I've made you co-host. Sir, I'm audible. Yes, yes, yes. You are audible and visible. Yes. So first of all, I would like to thank Taji and all of the people and आप सब लोग आप इसके लिए प्रेजेंट हुए IBC के लिए। तो जैसे मेरे को बताया गया है कि हमें दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो जो GST है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है वो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और साथ में जो एक इंटरप्ले है ऑफ IBC प्रोविजन विद GST प्रोविजन, तो जहाँ पे मतलब दोनों का एक कंबाइंड रीडिंग हमें देखनी होगी कि जब GST और IBC दोनों आपस में मिक्स एंड मैच होंगे तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, उसको किस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो जहाँ तक बात बेसिक प्रोविजंस की है, पहले मैं उसी के साथ स्टार्ट करूँगी जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे आई होप कि अधिकतर लोग ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बेसिक प्रोविजंस का आपको पता ही होगा, बट फिर भी वी कैन गो विद अ समरी। मैं आपको एक ब्रीफ समरी के साथ इसको बताऊंगी कि जो हमारे बेसिकली प्रोविजंस हैं GST के वो किस तरीके से बनाए गए, मतलब उसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बिकॉज स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो हमारे लिए किसी भी तरह का कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर करना विल बी लाइक क्वाइट इजी, हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा वो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार उसको देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरिंग है वो किस तरीके से की गई GST के अंदर। सो वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल समरी ऑफ ऑल ऑफ द प्रोविजंस। तो जो हमारा GST है टोटल मिला के इट इज़ divided into around 174 sections.
जिसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे, वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी, देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कुछ प्रोविजन जिनको इंसॉल्वेंसी की जो हमारा सर्कुलर आया था, नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने भी मेंशन किया था, देवर 36(4) एंड 16(4), उसका इंटरप्ले वहाँ पे भी था, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी की बात की गई, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल तो होगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल तभी होगा अगर वो 16(4) के प्रोविजंस के हिसाब से टाइम बार्ड नहीं है, तो मतलब जो, और आई थिंक 17(5) में भी अगर वो बार्ड है तो फिर वो वैसे भी आपको फिर एलिजिबल नहीं होगा। तो कोई अगर एक ड्यूटी करना चाहता है, देन आईआरटी देखना चाहता है कि भाई उसको क्या अल्टीमेटली उसकी ड्यूज होंगी और कितना उसको राइट मिलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजन और जो उनकी टैक्स लायबिलिटी है अंडर जीएसटी, वो अमाउंट तो उनको ट्रेस आउट करनी पड़ेगी, फाइनल अमाउंट तो एक बार उनको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए उनको वो प्रोविजन तो पता होनी चाहिए। सो लेट अस हैव अ वेरी बेसिक ग्लिम्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहले इसके अंदर कुल मिला के 21 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है एंड 174 इसके अंदर सेक्शंस हैं। सारे सेक्शंस हमें देखने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, बट जस्ट स्कीम ऑफ लॉ, एक बार स्कीम ऑफ लॉ हम लोग बस ऐसे ही देख लेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे कि अच्छा मुझे इस तरह के प्रोविजन को, अगर ये प्रोविजन है तो मुझे कहाँ पे जाके उसको एटलीस्ट चेक करना है। और जनरली क्या होता है, जब हमें एक बार स्कीम ऑफ लॉ क्लियर रहती है तो हमारे लिए आगे जाके रेफर करना बहुत ईजी हो जाता है, याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर प्रीलिमिनरी है, उसमें जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, डेफिनेशंस वगैरह, वो सारी की सारी चीजें कवर की गई है, और सिर्फ सेक्शन 2 इसके अंदर कवर्ड है। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन, एक सेकंड, let me see. I hope my screen is visible now. No, Yes, now it is visible. screen is visible. Yes. Yes. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द एंटायर जीएसटी एक्ट। सो प्रीलिमिनरी में सिर्फ डेफिनेशंस और उसका स्कोप एक्सटेंड कहाँ तक जाता है, देन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिपार्टमेंट में मतलब किसको कौन कौन से राइट्स होंगे। बहुत यूजलेस से सेक्शन लगता है, बट एक्चुअली जब से जुरिसडिक्शन के इश्यूज आए, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो वेरी यूजफुल। देन जो इसका थर्ड चैप्टर है, इट कवर्स द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो इसके अंदर जो मेन डेफिनेशंस हैं, लेवी की डेफिनेशन यानी कि सेक्शन 9 इसके अंदर कवर्ड है। सप्लाई इटसेल्फ व्हिच इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी, वो इसके अंदर डिफाइंड है। लेवी के बाद कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10 एंड 11 एग्जेम्पशंस अंडर द जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सेक्शंस जो इसके अंदर कवर्ड है अंडर चैप्टर नंबर 3। देन चैप्टर नंबर 4 में द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा, सर्विसेज का, गुड्स का अलग अलग दिए गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 to 21, एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन आईबीसी प्रोफेशनल। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी एक बार देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे उनकी कितनी एलिजिबिलिटी होती है, ताकि टैक्स लायबिलिटी हमारी जो नेट है वो हम लोग निकाल सके। इसको बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओनली द आईटीसी वाला चैप्टर। सो सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसके अंदर कवर्ड है। 21 की हमें जरूरत नहीं है, 20 की भी हमें जरूरत नहीं है, दोनों आईएसडी से रिलेवेंट है। देन सेक्शन 19 जॉब वर्कर का है, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पढ़ सकती है किसी केस में, लेकिन अभी अपेरेंटली इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं आएगी। सो इसके अंदर सेक्शन 16 सबसे पहले एलिजिबिलिटी और कंडीशंस बताता है कि कब आपको एलिजिबिलिटी होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की, उसके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। इसके अंदर अभी रिसेंट कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं सेक्शन 16 के अंदर। सो सेक्शन 16 में जो अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 16 में एक छोटा सा उन्होंने सब पार्ट ऐड किया है, और वहां पे उन्होंने बोल दिया है कि जब तक एक सप्लायर अपने इनवॉइसेस को अपलोड करके आपको कम्युनिकेट नहीं करता, ये विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके साथ साथ हम लोग 36(4) देखेंगे, तो मैं पूरे टेक्स्ट और पूरी लैंग्वेज उसकी नहीं देखूँ, बिकॉज ऑलरेडी सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि उतना बेसिक नॉलेज सबको है जीएसटी की। सो 36(4) हमारा जो था वो ये कहता था कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके रिटर्न के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है। एक्चुअली रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट होता वर्ड यूज नहीं किया, उसने कहा कि जब सप्लायर ने उसको एंटर कर दिया, यानी कि सप्लायर ने उसको दिखा दिया, अपनी वैलिड रिटर्न के अंदर फाइल कर दिया, वो रिटर्न जो सेक्शन 37 के हिसाब से मतलब फाइल हो जानी चाहिए थी, उस रिटर्न के हिसाब से उसने उसको शो अप कर दिया। ठीक है, तो अभी सेक्शन 16 के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 36(4) की कोई रिलेवेंस अब बची भी है नहीं। तो जब 36(4) आया तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस रेज किए, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये तो
अल्ट्रा वायर्स है, और अल्ट्रा वायर्स इसलिए है क्योंकि जो हमारा एक्चुअल एक्ट है वो तो ऐसा कोई राइट देता नहीं है, इस तरह कोई सेक्शन है इनपुट टैक्स क्रिएट की एलिजिबिलिटी पे इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का, तो उन्होंने क्या किया, इसलिए लॉ को चेंज कर दिया। और अभी जो एक मैंने ट्रेंड देखा है ना, अगर किसी को लिटिगेशन के लिए सजेस्ट करना हो तो, या कई बार मतलब क्वेश्चन आता है अलग अलग लोगों का कि जैसे ये मेरा इनपुट टैक्स क्रिएट है, मैं इसको ले लूं या नहीं ले लूं, तो आजकल मैं अक्सर उनको ये आंसर करती हूँ कि अगर अमाउंट छोटी है और आपको लगता है कि उसको छोड़ने से आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, देन लेट इट गो। अगर आपको लगता है कि अमाउंट बहुत बड़ी है एंड यू आर रेडी फॉर लिटिगेशन, यू आर रेडी टू पे, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट हो सकता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिले, बिकॉज जीएसटी में ना देयर इज अ न्यू ट्रेंड के लॉ एक्चुअली वो नहीं है जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है, लॉ वो है जो रिवेन्यू के बेनिफिट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन है, जो इंटरप्रिटेशन और जो टैक्समैन है उसने बना रखी है हर चीज की, उनकी एक अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से हर चीज की अपनी इंटरप्रिटेशन है, तो अकॉर्डिंग टू देम लॉ इज व्हाट दे परसीव इट टू बी, जो उनके हिसाब से वो होना चाहिए। तो अगर कहीं कोर्ट केस में या कहीं पे आगे कुछ ऐसा हो भी जाता है कि भाई प्रूव हो जाता है कि नहीं ये लॉ का इंटरप्रिटेशन तो यही बैठता है जो हमारा टैक्स पेयर कह रहा है, तो आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ को चेंज कर दिया जाता है। और आई विल से कि लिटिगेशन विल कंटिन्यू, इसकी वजह से बहुत बड़ी लिटिगेशन भी आगे जाके खड़ी होगी। आज ही कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जो डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे थे उसके लिए जाके अभी पुनीत अग्रवाल जी ने, अविनाश जी ने उनको सपोर्ट किया, मतलब काफी सारे जो लॉयर्स हैं, सीए कम लॉयर्स इनफैक्ट, उन्होंने जाके कोर्ट में बोला ये चीज कि मतलब गवर्नमेंट को इस तरह का राइट नहीं है कि वो जो डेट्स की एक्सटेंशन है उसमें भी जो ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है उसके अगेंस्ट जाके वो उसको एक्सटेंड नहीं करे, बट स्टिल मतलब क्या रेस्पाइट आएगा। और अभी तो एक ट्रेंड ये भी है कि अगर कोर्ट कुछ बोलता है तो गवर्नमेंट का एक उसकी शिफाली जी, देयर इज अ रिक्वेस्ट कि थोड़ा स्लो रहें आप, अच्छा क्योंकि आपको तो सब मालूम है, सम ऑफ देम मे बी वेरी न्यू टू जीएसटी। ओके ओके, टोटली अंडरस्टैंड, प्लीज। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो, हाँ so मैं आपको ट्रेंड बता रही थी कि कोर्ट भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देता है तो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये होता है कि भाई आपको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो यू जस्ट कीप साइलेंट, आपका स्कोप नहीं है ये। तो ये आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, तो इसलिए जहाँ पे लॉ में मुझे क्लियर कट कोई बेनिफिट मिल रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज है, जहाँ पे एम्बिग्यूटी है वहाँ पे वी नीड टू बी वेरी आई विल से वेरी विजिलेंट, यानी कि डिसीजन लेने के दिन ही आप ये सोच के चलो कि मुझे कुछ ना कुछ नोटिस इसका आएगा, और नोटिस आने का मतलब ये है कि आप जब डिपार्टमेंट जाएंगे तो वो सुनेंगे ही नहीं आपकी, मतलब आपको इस हद तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा कि कल को आपको लिटिगेशन में जाना पड़ सकता है, तो उतना आप सोच के चलो आज की डेट पे ही। तो उस हिसाब से आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना एक बैकग्राउंड चेक, उसका पूरा एक होमवर्क, रिलेवेंट केस लॉज, वी जस्ट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एवरीथिंग एज ऑन डेट, ये सोच के ही कल तो केस लगना ही लगना है। तो ये आजकल एक हो गया है कि अगर वो छोटी अमाउंट है तो ठीक है यू मिली जैसे 16(4), सो अंडर सेक्शन 16(4) इस वक्त सबसे ज्यादा आई विल से कंट्रोवर्शियल एंट्री है, और 16(4) कहता है कि एक टाइम लिमिट के बाद में, यानी कि सितंबर की रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद आप जो पुराने साल के यानी 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ उसका इनपुट टैक्स रेट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग कोर्ट में कई जगह पे चैलेंज किया गया इस प्रोविजन को, और देयर इज वेरी लेस होप। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज भी है, अब 16(4) का जो लैंग्वेज है इसको इफ वी रीड इट विद सेक्शन 31 भी हम अभी आगे देखेंगे, 16(4) 31 क्या है, 31 बेसिकली इनवॉइसेस का है। इनवॉइस आपको कब रेज करना है, अलग अलग सिनेरियो में, मान लीजिए मुझे सेल्स का इनवॉइस रेज करना है, मुझे अगर सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है यानी कि रिवर्स चार्ज के केस में जब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज कर रही हूँ तो मुझे उसका इनवॉइस खुद रेज करना पड़ता है, तो मुझे अगर सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है तो उन सब के बारे में प्रोविजन सेक्शन 31 के अंदर कवर किए गए। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग, एंड आई विल से 90% ऑफ द टैक्स पेयर, एटलीस्ट 90% ऑफ द टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने की रिवर्स चार्ज का टैक्स पे नहीं कर रखा। ये भी इस वक्त के सबसे आई विल से कि बहुत ही जो फेसिंग इश्यूज है उनमें से एक है कि आपने रिवर्स चार्ज का टैक्स पे नहीं किया और आपको एनुअल रिटर्न भरने के टाइम पे, यानी कि 16(4) में जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके खत्म होने के बाद ये पता चला कि अच्छा मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना था। अब आपको पता चल गया पे करना, तो आप पे करने के लिए तो तैयार है, क्योंकि वैसे भी जो रिवर्स चार्ज का टैक्स होता है वो रिवेन्यू न्यूट्रल होता है, आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होता है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन अब आपके साथ समस्या क्या है, आपको दो प्रॉब्लम्स हैं।
पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अब क्योंकि आप उसको बैक डेट का पे करें तो आपको इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। अच्छा, काफी लोग इस पे कंट्रोवर्सी को कहते हैं कि नहीं आईटीसी पे किसी तरह का इंटरेस्ट लगेगा नहीं, या अब क्योंकि लेट पे करें तो इंटरेस्ट तो उस पे लगना चाहिए। फिर उनको दूसरी एक और प्रॉब्लम है, चलो इंटरेस्ट कोई बात नहीं, वो फिर भी चलो पे कर देंगे। एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि ये मैंने पे तो कर दूंगा लेकिन इसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें जो है प्रोफेशनल्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्से का कहना ये है कि आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, दूसरे हिस्से का कहना ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकता है, मिलना चाहिए अगर आप कोर्ट जाएंगे तो। अब कोर्ट में वो जाने के पक्ष में कुछ आपको आर्ग्यूमेंट्स भी बता सकते हैं कि ये टाइम बार्डनेस है इसके अंदर, और एक प्रोसेस था रिटर्न्स को चेक करने का, वो कभी हुआ नहीं तो इसलिए आप चेक नहीं कर पाए थे, तो ठीक है आपको पुराना क्रेडिट भी मिल जाना चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इट्स वेरी लिटिगेटिव, और ये अब तक के सबसे हॉट इश्यूज में से है। अब सेक्शन 16(4) में मैं बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखना, इट्स रिवेन्यू न्यूट्रल, मैं भी मानती हूँ बिल्कुल रिवेन्यू न्यूट्रल है। और एक चीज बस आप ध्यान रखना, काफी लोग इसमें सजेस्ट करते हैं कि आप जब 16(4) की टाइम लिमिट निकलने के बाद अगर पुराना रिवर्स चार्ज का टैक्स पे कर रहे हैं तो कहते हैं आप इनवॉइस जो वो आज की डेट का रेज करो, ना कि बैक डेट का। तो आप आज की डेट का इनवॉइस रेज करोगे तो यू कैन से कि मैंने तो इसको अभी एक्नॉलेज किया है, अभी मैंने इसको वो किया है, इनवॉइस रेज किया है, तो मेरा तो ये 16(4) से हिट ही नहीं होता। अब यहाँ पे जब आप 16(4) की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वो ये कहता है इनवॉइसेस और डेबिट नोट pertains to previous year or financial year ended on 31st March. So the word used is pertains. What is the meaning of pertain? When I say कि एक डॉक्यूमेंट किस पीरियड को पर्टेन करता है, आप किस एक इनवॉइस है किस पीरियड को पर्टेन करता है, क्या वो उस पीरियड को पर्टेन करता है जब मैंने उसको रेज कर दिया, या वो उस पीरियड को पर्टेन करता है जिस डेट पे उसको रेज किया जाना चाहिए था एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नहीं मिलना चाहिए, दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मतलब दिक्कत आएगी, उतना आसान नहीं होगा। अब देखिए क्या डिसाइड होगा, वी डोंट नो। आजकल वैसे भी इतने सारे लीगल इश्यूज है कि आपको कई बार कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि अभी 2 महीने बाद कोई डिसीजन आए वो कह दे कि नहीं मिलना चाहिए। बट एक चीज मैं आपको फिर से ऐड करूंगी कि किसी एक पर्टिकुलर केस में ऐसा आ भी गया कि चलो इस केस में मिलना चाहिए, तो भी आप उसको एक यूनिवर्सल रूल नहीं बना पाएंगे, बिकॉज आजकल हर चीज में सीबीआईसी सीधा एसएलपी लेके जाता है, सीधे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बोलते स्टे लगाओ इस पे, जहाँ पे भी उनको लगता है ना कि टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा वो सीधा बोलेंगे इस पे स्टे लगाओ, और स्टे लगने के बाद उनकी फीट ऐसी आ जाती है। सफारी रिट्रीट्स का केस है, इट्स वेरी ओल्ड, आई थिंक 2019 में ही आ गया था, और अभी ऑलमोस्ट 2 साल उसको होने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके साथ ना बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ रिवेन्यू जुड़ी हुई है, देयर इज अ ह्यूज बिग अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, क्योंकि आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया तो रिवेन्यू बहुत सारा जाने वाला है, इट्स अ ह्यूज सेक्टर, यानी कि जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही है फिर तो सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो वाली चीजें भी उसके अंदर है। तो ये जस्ट इंटरप्लेट सेक्शन 16 को बिकॉज इट इज रिलेवेंट। तो एज एन आईआरबी भी आपको कई बार डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को लेना है, कौन सा मुझे छोड़ना है, कौन सी एक्चुअल ड्यूज बनती हैं। तो हो सकता है कि कई बार टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न में लिख के क्या क्लेम कर रखा है, बट एक्चुअली में उसका हो सकता है उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो। So because we need to find out the correct figure as per the law. So the entire interplay of section 16 will be quite important. तो 36(4) and section 16, तो 36(4) अब रिलेवेंट है भी या नहीं, क्योंकि 36(4) फिर भी आपको बोलता है कि 10% एक्स्ट्रा ले सकते हो, यानी कि जितना आपके सप्लायर ने शो किया आप उसे 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट फिर भी ले सकते हो। लेकिन सेक्शन 16 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो तो कहते हैं कि जब तक उसने आपको दिखाया नहीं, जब तक उसने एंटर करके अपनी प्रॉपर रिटर्न के अंदर उसको शो नहीं किया और आपके वो बेसिकली कम्युनिकेट नहीं किया, तो कम्युनिकेट करने का मैकेनिज्म उनके पास कोई पर्सनल कम्युनिकेशन तो है नहीं, बट ये है कि आप जब पोर्टल पे करते हो तो आपको 2A और 2B के अंदर दिखाई दे जाता है, तो वहीं से आपको पता चलता है कि हाँ मेरे सप्लायर ने जो मेरे इनवॉइसेस हैं उनको कवर कर लिया है। ऑल्दो स्टिल सेक्शन 16 हैज अ क्लॉज कि अगर आपके सप्लायर ने अपना टैक्स पे नहीं किया, वो टैक्स जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं है। और ये एक ऐसा क्लॉज है जिसका अभी भी कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसने अगर जीएसटीआर 1 के अंदर शो भी किया तो भी उसने जीएसटीआर 3B के अंदर दिखाया या नहीं दिखाया, उसका टैक्स पे किया या नहीं किया, वो आप किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते। तो ये अभी भी संभव है। ऑल्दो प्रोविजंस को चेंज करके उन्होंने थोड़ा ये कर दिया है कि अगर आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर डिफरेंस है तो आपको सीधे नोटिस भेज सकते हैं। तो आप जीएसटीआर 1 में जो दिखा रहे हो इट मींस
आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट करके अपनी एक लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई इतनी मेरी सेल है तो इतनी मेरी लायबिलिटी में डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप 3B के अंदर कम पे करते हो तो इसका मतलब आप अपनी डिक्लेयर्ड लायबिलिटी से कम पे कर रहे हो, बट यहाँ पे भी डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए होगी कि ये सेल्फ असेसमेंट हो ही नहीं सकता। जो हम लोग GSTR 1 फाइल करते हैं वो कभी सेल्फ असेसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट की जो इटसेल्फ डेफिनेशन है सेक्शन 59 में, वो ये कहती है कि सेल्फ असेसमेंट मतलब वो रिटर्न की फाइलिंग विच आर सपोज टू बी फाइल अंडर सेक्शन 39 सेक्शन में जो मैं रिटर्न फाइल करती हूँ उनकी फाइलिंग इज सेल्फ असेसमेंट। उसके अलावा किसी और रिटर्न की फाइलिंग सेल्फ असेसमेंट नहीं होती। तो GSTR 1 इज नॉट इवन अ सेल्फ असेसमेंट, ओनली GSTR 3B इज अ सेल्फ असेसमेंट। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने GSTR 1 में जो चीज डिक्लेयर कर दी इट इज माय सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी, इट इज नॉट माय सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट सेल्फ असेसमेंट डिक्लेरेशन। सो दिस इज अनदर इशू। अच्छा, अब यहाँ तक ठीक है। मैंने आपको कहा कि हम किसी भी तरीके से इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया। अब हम लोग आजकल एक्चुअली GST के अंदर भी एक चीज है कि कोई भी केस कहीं से आता है, और मतलब मैं तो ऑनेस्टली बता रही हूँ तो थकने लग गई हूँ केसेस देख देख के, बट मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे सुर्खियां बन जाती हैं, और कई बार जो उसकी बिकॉज हम सब लोगों को ना एक मसाला न्यूज की आदत हो गई है, और उसमें कुछ मसाला नहीं होगा तो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो कई बार केस का ना डिसीजन आता कुछ और है और हम उसका हेडलाइन कुछ और बना के उसको सब जगह उड़ा देते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जहां पे उन्होंने ये बोला कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अगर रिसिपिएंट से रिकवर कर रहे हो तो आपको पहले एटलीस्ट सप्लायर से रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए, आप उसको रिसिपिएंट से डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर था वो एक बिजनेस के अंदर कुछ एंगेज था, तो उसके पास वही होगी कुछ इनवॉइसेस थे उसके पास, तो उन्होंने देखा कि इसका तो टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने, तो उन्होंने सीधा उठा के उसको बोला कि अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करो, विच इज वेरी कॉमन केस। आजकल आपने देखा होगा, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको इस तरह के केसेस आते होंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दो। कई बार वो कहते हैं कि DRC 3 से वॉलंटरीली पे कर दो। मतलब रिवेन्यू का काफी मतलब प्रेशर है, तो आजकल इस तरह की चीजें काफी हो रही है। तो उसका डिसीजन ये लिया था कोर्ट ने कि आपने जब तक सप्लायर को तो आपने अप्रोच भी नहीं किया, मतलब जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट बांट के आगे छोड़ दिया उससे तो आपने बात भी नहीं की, आपने उसको पूछा भी नहीं कि भाई तूने GSTR 1 में दिखाया तो 3B के अंदर पे क्यों नहीं किया, उससे आपने कोई बात नहीं की। आप सीधे रेसिपिएंट से जाके कह रहे हो कि तुम अपना IT से रिवर्स कर दो, तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते। जॉइंटली एंड सिविली लायबल है सप्लायर एंड रेसिपिएंट, लेकिन जॉइंटली और सेवरली का मतलब ये नहीं है कि मैं सप्लायर के ऊपर प्राइमरी लायबिलिटी है तो उससे तो बात ही नहीं करूं, सीधा रेसिपिएंट पकड़ में आया तो उसको पकड़ लूं। एंड हाउ दिस केस वाज इंटरप्रेटेड मैंने देखा अक्रॉस द व्हाट्सएप एंड अक्रॉस द यूट्यूब आल्सो, मतलब किसी ने भी अगर कवर किया होगा यूट्यूब पे तो, बट मैंने देखा कि इसको इस तरीके से दिखाया गया कि कोर्ट ने कहा है कि आप रेसिपिएंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रिवर्स करा सकते। कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, सप्लायर के डिफॉल्ट पे बायर से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं कराया जा सकता, जबकि कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कोर्ट ने ये कहा था कि पहले आप सप्लायर से मांगो तब इनके पास आओ, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी पहले उससे तो बोलो कि भाई तू मेरे को टैक्स पे करे, मतलब उससे तो कुछ कह नहीं रहे और सीधा आपको ये दिख गया कि अच्छा रिसिपिएंट है तो इसी को पकड़ लो, तो वो उन्होंने सिर्फ मना किया था। तो वी जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हाइल वी आर रीडिंग द कोर्ट केसेस। एंड अब मैंने कई बार देखा है कि हम लोग कई बार जब रिप्लाई लिखते हैं ना तो रिप्लाई में भी हम लोग जल्दी में मतलब पूरे केस का बस एक पैरा की 2-4 लाइनें जहां पे मुझे दिख गया कि मेरी फेवरेट चीज लिखी हुई है, we just copy and paste it and sometimes we don't even look into the entire case कि उसके अंदर एक्चुअली उसकी ग्राउंड्स क्या थे। तो कई बार वो गलत हो सकता है काफी, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में या फिर आगे जाके कोर्ट में भी, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हम कोई ऐसी चीज ना लिख के दे रहे जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, और जो एक्चुअली में मतलब हम लोग एक तरीके से मतलब नेग्लिजेंस भी हमारी तरफ आ सकता है कोर्ट की साइड से, और हमारे ऊपर भी एक फिंगर रेज हो सकती है कि आपने खुद उसको डिटेल में देखा भी नहीं हो, उसमें से सिर्फ एक सिलेक्टिव एक लाइन लिख के। सो बिकॉज वी कैन नॉट ऑपरेट लाइक अ न्यूज चैनल कि मैं पूरे के पूरे उसमें से 10 सेकंड का 5 सेकंड का क्लिप निकाल के और बोलूं कि इस पर्सन ने ये कह दिया, इस पर्सन ने ये कर दिया, ये ऐसा है वैसे, तो वी कैन नॉट बी जजमेंटल एंड वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव लाइक दैट। सो दैट वाज अनदर थिंग about the input tax credit. So many issues related to input tax credit. थोड़ा सा फास्ट में करूंगी क्योंकि सर ने मुझे बताया कि बेसिक प्रोविजंस में से आता है GST के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता। So we need to consider एक टाइम कितना लगाना है और उसका एक्चुअली बेनिफिट पेपर में कितना होना है, that is also important. So section 16, 17, 18 they covers the basic provisions related to input tax credit. 16 is very important, 17 is again important, लेकिन 17 आज तक बहुत ज्यादा लीगल का रीजन नहीं बना।
और इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव फील नहीं करता, इसका आज तक बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया गया, क्योंकि इसमें फिर भी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर लिखी हुई है। बस रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे है तो टेक्स्ट पे मान लेते हैं कि चलो ये तो रिस्ट्रिक्शन साफ साफ लिखी हुई है। 1 और 2 की वजह से कुछ लिटिगेशन हो सकती है, बट उसके लिए पहले डिपार्टमेंट को अपनी कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी, उतना हार्ड वर्क वो करेंगे नहीं। तो 17 इज क्वाइट सेफ, आपको उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 इज अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ लेवी टू अनदर टाइप ऑफ लेवी, और द पीपल हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम इनटू द जीएसटी, तो पहली बार आप जीएसटी में आए तो आपको किस किस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आपका भी जैसे आरपी अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है, देन ही इज एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उस 30 दिन का जो पीरियड है, जब आपने अप्लाई कर दिया, जिस दिन से आप एलिजिबल हो गए थे, उसके बाद आप अप्लाई करोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन आएगा। तो उस पीरियड के बीच की जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, उनका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन सिर्फ किसका, इनपुट्स का। उसके इसमें आपको कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। शिफ्टिंग अगर होती है, जैसे मान लीजिए आप कंपोजिशन से नॉर्मल में, नॉर्मल से कंपोजिशन, एग्जेम्प्टेड टू टैक्सेबल, टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट, इस तरह की शिफ्टिंग अगर होती है, तो जब भी आप एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आएंगे या आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आएंगे, तो आपको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलता है, प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेटेड। सो यही सब सेक्शन 18 के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन 18(5) स्पेसिफिकली केस कवर करता है कि जहाँ पे आपको अपनी कैपिटल एसेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपकी टैक्स की अमाउंट होगी, वो आपकी टैक्स की अमाउंट होगी, आपने उस पे जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उसको 5% पर क्वार्टर के रेट से उसको रिड्यूस करते चले जाओ, और आपने उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बनता है, दोनों में से जो हायर हो, दैट विल बी द टैक्स अमाउंट। तो ये हमारा पूरा सेक्शन 16, 17, 18 कवर हो गया। 19, 20, 21 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन 22 रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है 20 लाख का, 4 स्टेट्स में 10 लाख का थ्रेशोल्ड है, और जहाँ पे आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं वहाँ पे एक 40 लाख का भी है थ्रेशोल्ड, लेकिन बहुत कम स्टेट्स के अंदर है। सेक्शन 23 बताता है कि कभी में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी जब आप एग्जेम्प्टेड कर रहे हो या फिर आप किसान हो, यानी कि फार्मर हो, सिर्फ 2 केसेस है इसके अंदर, या फिर जब आप ऐसी सप्लाई करते हो व्हिच इज 100% कवर्ड इन रिवर्स चार्ज, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लेना है, इट्स नॉट कंप्लीटली रेलेवेंट, मतलब बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दूं मैं। 25, 26, 27 अगेन नॉट रेलेवेंट। 28, 29, 30, 29 इज अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका सिर्फ इतना ही पॉइंट आएगा कि अगर कैंसिलेशन कर रखा है रजिस्ट्रेशन का या सस्पेंड है वो, तो उसको रिवोक कर दे। मतलब ये सजेस्ट किया जाता है लॉ मेकर द्वारा, आईबीसी के लिए भी जो प्रोसेस है कि इसको आप अच्छा होगा कि रिवोक कर दो, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन में अगर कंटिन्यू करना है तो। आगे 31 अबाउट इनवॉइसेस। 31A राइट टू नोटिफाई है, इट्स नॉट वेरी यूजफुल। 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। सेक्शन 32 डायरेक्टली कहीं पे कनेक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ इतना लिखा है, मतलब कई बार कुछ चीजें ना लॉ में लिखी होती है बट हम सोचते हैं कि ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है, बट एक्चुअली वो लिखा होता है। सेक्शन 32 में सिर्फ इतना लिखा है कि इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। आप अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो ना आप तो इनवॉइस इशू करोगे ना आप टैक्स कलेक्ट करोगे। सो हु इज अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड अब कौन है? अब ऐसे तो हम में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, मतलब पॉपुलेशन में से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो इसने कहा कि अनरजिस्टर्ड का मतलब, एक अनरजिस्टर्ड की भी एक डेफिनेशन है। इट सेज अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, पहला तो वो, और दूसरा वो जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तभी भी आप अनरजिस्टर्ड की डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया रजिस्ट्रेशन, इसलिए कैंसिल हो गया। बट आप अगर सप्लाई करते जा रहे हो तो फिर तो आप टैक्सेबिलिटी के नेट में तो आते हो ना। हो सकता है कि आप टैक्सेबल हो, मान लीजिए आपने 3 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल की, तो मैंने आपका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल कर दिया, बट आपकी सप्लाई, आपकी टर्नओवर इतनी थी कि एक्चुअली यू आर लायबल टू पे द टैक्स, आपकी टैक्स लायबिलिटी तो है, तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी तो है, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स। आप इनवॉइस इशू करके आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, और साथ में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, यू आर अनरजिस्टर्ड पर्सन। छोटा सा सेक्शन है बट इसका इम्पैक्ट इज वेरी सिवियर। छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग कई बार भूल जाते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आई विल टेल यू, देयर वाज अ वेबिनार, तो एक कमिश्नर थे नासिक के आसपास के एरिया में, तो उन्होंने वो वेबिनार ज्वाइन किया, मेरे कंसल्टीज का वेबिनार था, तो इट वाज अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। बड़ा एक थोरो डिस्कशन हुआ पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने एंड में मेरे को बस एक मैसेज किया कि सब चीजें तो आप डिस्कस कर लेते हो, सेक्शन 155 में ये लिखा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सही लिया गया है नहीं लिया गया, ये प्रूफ करने की जो लायबिलिटी है दैट इज ऑन टैक्स पेयर। नोबडी डिस्कसेस दैट सेक्शन। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग एज अ टैक्स पेयर के कंसल्टेंट लॉ को देखते हैं तो हम एक अलग नजर से देखते हैं, बट शायद जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उनका फोकस कुछ अलग टाइप के सेक्शंस पे रहता है, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 32, 33, 34 नॉट सो इम्पोर्टेंट, इनको मैं छोड़ दूं।
35 is about accounts in record, and 36 is period of retention of account, that is 7 years, 6 years, sorry. Then it is about return. चैप्टर 9 हमारा पूरा रिटर्न्स को कवर करता है. सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, सेक्शन 38 है ही नहीं. लॉ के अंदर एज इट इज लिखा है. मजे की बात यही है कि लॉ मेकर ने आज तक उसको लॉ से हटाया नहीं है. मतलब उनको आज भी उम्मीद है कि कभी ये रिटर्न बनेगी तो शायद आएगी, लेकिन अब टैक्स पेयर को कोई उम्मीद नहीं है, जितना वो चेंज हो चुका है सब कुछ. तो सेक्शन 38 है लेकिन होके भी नहीं है. सो 37 इज जीएसटीआर 1. 39 इज अबाउट ऑल अदर रिटर्न्स, यानी कि जो 39 में मेंशन्ड है एक्चुअली दे आर जीएसटी रिटर्न्स. व्हाट इज मेंशन्ड इन 37 इज नॉट अ return, but what is mentioned in 39 is a return. Now what is mentioned in 39? GSTR 3 mentioned थी 39 में. अब ये भी बड़ी लंबी लड़ाई चली कि 3B है या नहीं और 3B 3 है या नहीं. तो शुरू में तो डिपार्टमेंट ये लिखता था कि 3B 3 नहीं है, फिर वो दोबारा लिखते थे कि 3B 3 नहीं है. तो 3 साल तक वो ये लिखते रहे कि 3B 3 नहीं है, जब तक कि कोर्ट में केस नहीं गया. और कोर्ट में केस जब गया तो अब कोर्ट ने कहा कि जब 3B 3 नहीं है तो यानी कि 3 को फाइल करने की तो कोई लास्ट डेट आज तक आई नहीं है. तो आपकी जो आईटीसी लेने की डेट है उसमें एक्चुअली एनुअल रिटर्न की डेट और ये भी होती है रिटर्न फाइल करने की. तो यानी कि आईटीसी लेने की डेट तो फिर एनुअल रिटर्न की डेट होगी ना, क्योंकि 3 तो कभी आई नहीं आपके हिसाब से और आपके लोग 3B फाइल होते हैं बट 3B 3 नहीं है. तो उसी दिन उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं 3B ही 3 है. अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि 3B इज द रिटर्न मेंशन्ड अंडर सेक्शन 39. इसके अलावा जीएसटीआर 4 जो कंपोजिशन डीलर फाइल करता है, आईएसडी की रिटर्न्स जो होती हैं, तो बाकी भी सब रिटर्न्स जो है सिर्फ एक टीसीएस की रिटर्न को छोड़ के, तो इवन टीडीएस रिटर्न दैट इज आल्सो मेंशन्ड अंडर सेक्शन 39. सिर्फ जो टीसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की रिटर्न होती है वो सेक्शन 39 में मेंशन नहीं है, वो सेक्शन 52 में ही मेंशन्ड है जो टीसीएस का सेक्शन है इटसेल्फ. तो वो एक रिटर्न है सिर्फ, यानी कि उस एक रिटर्न को सेल्फ असेसमेंट भी नहीं माना जाएगा. उसके अलावा जितनी भी रिटर्न फाइल होती है, चाहे आपके एसडी की हो, चाहे आपकी कंपोजिशन डीलर की हो, चाहे आपकी टीडीएस की हो, उन सब रिटर्न को सेल्फ असेसमेंट माना जाता है. वो सारी रिटर्न ही हमारी सेक्शन 39 के अंदर फाइल होती है. 40 इज अबाउट फर्स्ट रिटर्न. 40 का भी एक जगह मेंशन है सर्कुलर के अंदर. तो फर्स्ट रिटर्न फाइल होनी है. फर्स्ट रिटर्न कब से कब तक की? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस दिन से आप लायबल हो गए. अगर आपने विद इन टाइम ले लिया था तो जिस दिन से आप लायबल होते हो माना जाता है कि उसी डेट से इफेक्टिव है. तो उससे लेकर आपका जो पहला मंथ क्लोज होता है वहां तक की रिटर्न आपको फर्स्ट रिटर्न में फाइल करनी पड़ती है. अब 41, 42, 43 मैचिंग और रिवर्सल की पूरी राम कहानी थी इसके अंदर, जिसको हम लोगों ने बहुत बड़ा बारीकी से पढ़ के इसके बड़े एनालिसिस किए थे, पर कभी ये काम नहीं आया. इसलिए मैं हम लोगों ने अपना टाइम उस वक्त वेस्ट किया. आप लोगों का टाइम आई डोंट वांट टू वेस्ट ऑन दीस सेक्शंस. देन एनुअल रिटर्न, अगर लायबिलिटीज बीच में पड़ जाती है तो वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन बाद वाले पीरियड के लिए. पिछले वाले पीरियड के लिए उन्होंने मना ही कर दिया कि उसकी जो रिटर्न पेंडिंग है वो तो है. फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न ये बहुत ही दर्द भरी रिटर्न है. व्हाई इट इज पेनफुल? अगर आप बात करोगे ना बहुत सारे टैक्स पेयर को, उनको इस रिटर्न से बहुत दिक्कत है. फाइनल रिटर्न से क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है. कैंसिल ऑनलाइन फाइल करने के बाद बंदा अपना शांत बैठ जाता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. अब उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे को फाइनल रिटर्न भी फाइल करनी है. अच्छा, बाकी सारी रिटर्न्स जो है उनकी इन्होंने जो लेट फीस वगैरह वो कम कर रखी है, लेकिन फाइनल रिटर्न की इन्होंने लेट फीस भी कभी कम नहीं की, क्योंकि कभी शोर ही नहीं उठा. एक्चुअली वही होता है ना कि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड केसेस नहीं आते इसके. अब जो वो बहुत दिन उसको हो जाते हैं कैंसिलेशन कराने के बाद, 4 महीने 5 महीने, उसको तब पता चलता है कि अच्छा ये वाली रिटर्न भी भरनी थी और इसकी भी एक लेट फीस मेरे ऊपर इकट्ठी हो गई है. प्लीज आपको कोई ऐसा केस हो तो आप उसको ध्यान रखें. फाइनल रिटर्न ऐसे दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद बंदे को लगता तो खत्म हो गया, अब मेरे को करना ही क्या, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया. बट इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन नोटिस टू डिफॉल्टर, लेवी ऑफ लेट फीस. डिफॉल्टर्स को नोटिस भेज सकते हैं. लेट फीस लगेगी 47 की, जो हमारी सारी रिटर्न्स पे लगती है. जीएसटीआर 1 पे भी लगती है और जीएसटीआर 3B पे भी लगती है. अब जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है उसकी भी एक दर्द भरी कहानी है. एक्चुअली क्या होता है कि हम अधिकतर जो है ना, मतलब हमारी एक आदत बन गई है हम सभी लोगों की, हम बस ब्लाइंडली जीएसटीएन को फॉलो करते हैं, जीएसटी पोर्टल को. जो जीएसटी पोर्टल ने कह दिया हमारे हिसाब से तो वही वेद वाक्य है, उसी को समझते हैं कि बस यही सब कुछ है. और हम कई बार ना लॉ को जाके रेफर ही नहीं करते कि लॉ में लिखा क्या है. जीएसटीआर 1 की भी जब लेट फीस की बात हो तो बड़े लोगों ने शोर मचाया कि गवर्नमेंट अब जीएसटीआर 1 भी लेट फीस लगा रही है. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस उन्होंने लॉ में तो पहले ही लिख रखी है, और जीएसटीएन पोर्टल नहीं लगा पा रहा था, उसमें वो खुद से नहीं चार्ज कर रहे थे, तो वो उनको दिक्कत थी. तो हमें ऑलवेज वी शुड रेफर टू द बेयर एक्ट. बेयर एक्ट में कहाँ पे क्या लिखा है, अमेंडेड बेयर एक्ट, इनफैक्ट वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए. पोर्टल क्या कर रहा है उसको छोड़ दो. पोर्टल ने 2A और 2B भी लिख रखा है. पोर्टल ने ये भी लिखा है कि 2B के अंदर इस डेट के
इस डेट तक अगर रिटर्न फाइल होगी तो 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, इसके बाद होगी तो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में कि अब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A के हिसाब से लूं या 2B के हिसाब से। अच्छा, जो लॉ मेकर है ना उसको पता है इस बात का, उसे इस बात का पता है कि आप कंफ्यूज हो, बट वो भी मजे ले रहे होंगे, कह रहे हैं कि ठीक है कंफ्यूज है होने दो। अभी क्या होगा, कंफ्यूज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डर के मारे नहीं लेंगे, सोचेंगे कि चलो क्रेडिट मत लो, इस बात से भी वो खुश है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ले लेंगे। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट को फिर भाई बुला तो आपको सकते हैं ना डिस्कशन के लिए, वो आपको डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। अब कुछ लोग वहां पे जाके हार जाएंगे कि चलो कौन इतना लिटिगेशन में पड़ेगा, ठीक है ये भी छोड़ दो। अब कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनकी बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होंगी कि नहीं मेरे को तो ये लेना ही है, तो उनको पता है कि भाई ठीक है उनका केस देखा जाएगा, कितना टाइम चलेगा कितना टाइम नहीं चलेगा, उनमें से हो सकता है कि कुछ जीते कुछ हारे, कुछ लंबी प्रोसीडिंग्स चले। तो उनको मतलब दे जस्ट वांट द पीपल टू बी कंफ्यूज्ड, मतलब कि आप कंफ्यूज रहते हो, रहो, अच्छी बात है। सो अगेन, बट हाँ जो मेरा इसमें व्यू है वो है कि आप 2A के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि लॉ ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसने डिक्लेयर कर दिया अपने रिटर्न के अंदर। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि मतलब वो उस डेट तक ही होना चाहिए। और जब आप लेट फीस के साथ अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हो तो वो एक वैलिड रिटर्न है, इट्स नॉट, इट डजंट मीन कि वो इनवैलिड रिटर्न हो गई, इट्स जस्ट अ लेट रिटर्न। चैप्टर 10 49 की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट कैसे होगा, सबसे पहले कुछ इसमें थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी हुई। क्रेडिट लेजर, कैश लेजर। क्रेडिट लेजर में क्या आएगा, जितने भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं वो आपके क्रेडिट लेजर में आएंगे। कैसे, ऑटोमेटेड नहीं आएंगे। एक बात आप ध्यान रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप जीएसटीआर 3B में लेके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं करोगे तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आईटीसी नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आपके 2A और 2B में आ गया हो, भले ही वो एलिजिबल क्रेडिट हो या ना हो। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एलिजिबल क्रेडिट था लेकिन आपने 3B में लिख के नहीं लिया, वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में मुझे सारी कंडीशन फॉलो करनी है, तो वो आपके लेजर में कब आता है, जब मैं उसको 3B में लिख के क्लेम करती हूँ। तो सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, सेल्स में आप लायबिलिटी दिखाओ चाहे मत दिखाओ, लायबिलिटी तो आपकी वो है ही। अब वो बाद में ऑडिट में पकड़ी जाए, कभी डिपार्टमेंटल ऑडिट में पकड़ी जाए, कभी आपको खुद याद आ जाए आप खुद कर लो, ठीक है, कभी आपके प्रोफेशनल बाद में चेक कर ले, वो आपको बोल दो, वो एक अलग चीज है, बट दैट इज अ लायबिलिटी। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपका हक नहीं है, लेकिन आपकी लायबिलिटी डे 1 से है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना हक जो है वो तो हमें क्लेम करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये अधिकार है, मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपकी लायबिलिटी है वो आप चाहे क्लेम करो चाहे मत करो, लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी हमेशा रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा, राइट टू प्रिस्क्राइब, इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स में क्रेडिट लेजर, कैश लेजर। कैश लेजर जिसमें आप डिपॉजिट करते हो, कोई भी चीज आपने अगर डिपॉजिट कर दी। कैश लेजर के बारे में एक चीज आप ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आता है काफी सारे लोगों के दिमाग में कि अगर मैंने गलती से अपने जैसे लेट फीस में, पेनल्टी में, कैश लेजर की किसी भी हेड के अंदर अगर मैंने कोई गलती से अमाउंट डिपॉजिट कर दी, क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब मैं सेक्शन 54 में जाती हूँ, सेक्शन 54 इस तरह के किसी रिफंड की बात नहीं करता, और सेक्शन 55 ये भी कहता है कि सॉरी 54(9) यानी कि 54(8) जो इंस्टेंसेस बताता है कब कब रिफंड मिलेगा, उसका जस्ट नेक्स्ट सबसेक्शन वो ये भी कहता है कि किसी लॉ में, किसी डिक्री में, किसी डिसीजन में कुछ भी लिखा हो, किसी अदर लॉ में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो आपको रिफंड सेक्शन 54(8) के हिसाब से मिलना है सिर्फ वही आपको मिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा आपको कभी भी जीएसटी का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी ध्यान रखना कि जीएसटी लॉ सिर्फ आपके रिफंड को तब कंट्रोल कर सकता है अगर वो किसी टैक्स की, इंटरेस्ट की, लेट फीस की, उसकी रिफंड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिफंड है। लेकिन अगर कोई अमाउंट मैंने गलती से डिपॉजिट कर दी थी और उसका मुझे रिफंड चाहिए, तो वो आपको ये नहीं कि सेक्शन 54 में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट है। और जब हम कोई अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करें तो गवर्नमेंट इज जस्ट अ डिपॉजिटरी, उनकी अकाउंट में गलती से डिपॉजिट हो गया है। So unless and until it will partake the character of a tax, interest, levy or I mean late fees or something, तब तक उसका रिफंड जो है उसको इन सब प्रोविजन से कहीं से भी टकराने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसका रिफंड डेफिनेटली मिलेगा। कुछ केसेस में क्या होता है जब आप फाइल करते हो तो ऑफिशियली चीज बोलते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं सेक्शन 54 में, इसका रिफंड क्यों मिलेगा आपको, तो वो आप बिल्कुल उसको बता सकते हैं कि सेक्शन 54 में उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट कभी वेस्ट ही नहीं करती थी गवर्नमेंट में, इट वाज अ रॉन्गफुल ट्रांसफर। सो 49-50 इंटरेस्ट की बात करते हैं। 50 सेक्शन इट वाज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल। पहले इंटरेस्ट पे उन्होंने लिख दिया था कि ग्रॉस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर काफी सारे केसेस आए इधर उधर। मैंने आपको कहा था कि जो मतलब लॉ मेकर के दिमाग के हिसाब से जो सही उनको लगता है, तो उन इस केस में उनको लगा कि इंटरेस्ट जो है नेट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। थिंक ग्रॉस के केस में मान लीजिए आपकी
25 करोड़ की लायबिलिटी है और आपके पास 24 करोड़ का आईटीसी है, तो 1 करोड़ की अमाउंट की जगह 25 करोड़ पे इंटरेस्ट लगाते तो एक्चुअली बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाती है, और ये उनको खुद भी समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे उनको अमेंडमेंट करना था, यहाँ पे उसको कर दिया, 2 बार अमेंड किया, एक बार रेट्रोस्पेक्टिव भी किया उसको। तो यहाँ पे वी आर क्लियर कि हमारा नेट पे ही लगेगा इंटरेस्ट। सेक्शन 51 टीडीएस की बात करता है, जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया टीडीएस डिडक्ट करना है उनको, कैश लेजर का हिस्सा बन जाता है आपकी जो डिडक्ट करते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए। टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को डिडक्ट करना होता है। बस 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को सिर्फ तभी और सिर्फ तभी डिडक्ट करना है अगर वो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी और के बिहाफ पे, तो मान लीजिए आपके पोर्टल पे कोई वेंडर ही लिस्टेड नहीं है, आप तो अपनी गुड्स बेच रहे हो, मतलब ही नहीं है, फिर टीसीएस आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आप अपने वेंडर्स को लिस्ट तो कर रखा है लेकिन आप उनके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भी आप पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ओनली एंड ओनली इन दैट केस जब आप टीसीएस, जब आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो अपने वेंडर के बिहाफ पे। नेक्स्ट 51, 52, 53 ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक हेड से दूसरे हेड में। अभी एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया डिपार्टमेंट ने, एंड उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप अगर गलत हेड में आपने डाल दिया है, मान लीजिए आपने गलती से सीजीएसटी में डिपॉजिट करा दिया, तो आप उसको किसी भी हेड में लेट फीस को टैक्स में, टैक्स को लेट फीस में, इंटरेस्ट किसी भी तरीके से उसका आप इंटर ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में। लेकिन इसमें दुख की बात सिर्फ यही है कि वो तभी हो सकता है जब वो लेजर में पड़ा हो, बट जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग लेजर में से अमाउंट एडजस्ट करके तब बैलेंसिंग फिगर का पेमेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने गलत लिख दिया जीएसटी में कि मेरी टर्नओवर सीजीएसटी मान लो मेरे को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मैंने पे कर दिया, मैंने अपनी रिटर्न में दिखाया भी वही है, तो रिटर्न में दिखाने का मतलब ये है कि वो मेरे लेजर में तो आया नहीं, वो तो एडजस्ट हो गया टैक्स लायबिलिटी से, तो वो आप तब भी नहीं शिफ्ट कर सकते। तो मतलब फैसिलिटी है बट इसका कोई फायदा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ कैश लेजर 54 is about refund, 55 refund in certain cases, 56 interest on delayed payment। तो अगर रिफंड की कभी क्वेश्चन आता है तो 54 सेक्शन 90% प्रोविजंस को कवर कर लेता है, उसे 54 को देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी उतने कोई भी इनमें से रेलेवेंट नहीं है। These are the assessments under GST. I don't think ये भी आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे, सिर्फ नाम है। 59 is self assessment, प्रोविजनल असेसमेंट 60 कभी भी नहीं आएगा किसी, इसको आज तक मुझे लगता नहीं किसी ने यूज भी किया होगा। 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न है, 62 इज असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, एंड जस्ट नेक्स्ट वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड लास्ट इज समरी असेसमेंट, जहां पे मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा कहाँ है क्या है, बस मान लीजिए मुझे एक ट्रक मिल गया, चेस्ट ट्रक के अंदर गोल्ड भरा हुआ है, फिर समरी असेसमेंट कर दो आप उस केस में। नेक्स्ट 65 66 ऑडिट है, जीएसटी के 2 ऑडिट 65 के अंदर, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट है 66 के अंदर, देयर आर 2 ऑडिट्स। और जो हमारा सीए वाला ऑडिट था 35 सेक्शन के अंदर, वो तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सर्टिफिकेट देने में बहुत तकलीफ थी तो हम लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन कर देते हैं, तुम मत दो सर्टिफिकेट, हम टैक्स पेयर को बोल रहे हैं तो अपने आप ही सर्टिफिकेशन कर ले। सो दैट इज अनदर इशू, ऑल्दो काम अभी भी रहेगा, बस सिग्नेचर की टेंशन नहीं रहेगी, तो आई विल से कि अच्छा है वो एक तरीके से। अच्छा ये चीज है कि मैंडेट नहीं है, बट स्टिल एवरी टैक्स पेयर उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करना है, तो कम से कम उसको पूरा चेक तो करना पड़ेगा ना डेटा। तो अब तो उनको डबल लायबिलिटी है, तो आपके पास जरूर आएंगे, पहले तो कम पे करते होंगे, पहले वो बोलते होंगे अच्छा सर देखो ऑडिट का मैंने सब रेडी तो कर ही लिया, आप तो साइन कर दो, जैसे भी आते हैं साइन वाइन करवाने के लिए, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं आएगा। अब आपके पास सिर्फ जेन्युइन केसेस ही आएंगे जो एक्चुअली में आपकी सर्विसेज लेना होगी कि भाई सब देख लो मेरे को, क्योंकि अब खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है तो सब एक बार चेक कर लो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। जब आपको साइन करना होता है तो वो बोलते होंगे अरे छोड़ दो कोई बात नहीं है, मत डालो क्वालिफिकेशन, मत पेमेंट कराओ, अब नहीं बोलेंगे, तो एक तरीके से हमारे लिए अच्छा भी है। चैप्टर 14 पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, सेक्शन 67 में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, जो काफी जगह पे हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे रीजन टू बिलीव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमें समझना इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर तीनों अलग अलग वर्ड है। इंस्पेक्शन सबसे बेसिक, सर्च उससे ज्यादा, सीजर उससे भी बड़ी इवेंट है। तो इंस्पेक्शन तो जब मुझे बस एक डाउट है, मैंने कहा मैं साइड में बस चेक करना है, दैट इज इंस्पेक्शन। सर्च करने के लिए मेरे पास एक बिलीफ होना चाहिए कि देयर इज सम एविडेंस जो आपने छुपा रखी है, देयर इज समथिंग जो आपने हाइड कर रखा है। जब तक आपके पास ऐसा कोई बिलीफ नहीं है, आपको ऐसा कोई रीजन नहीं है सोचने का, तब तक आप सर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि डिपार्टमेंट वाले कुछ भी करें, बट यस वी शुड हैव दैट आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमेशा सर्च में आपके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ऐसा कुछ इवेड हुआ है टैक्स और उससे रिलेवेंट कोई चीज है जो आपने छुपा रखी है। अगर उसको ऐसा नहीं लगता तो उसको आपके प्रीमाइसेस को या किसी व्हीकल को सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आपको समन इशू करेंगे और समन इशू करके आपको बुलाएंगे कि आप आ जाओ और आप बताओ इन सवालों के जवाब दो, या मान लीजिए ये डेटा है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आप ले आओ।
यानी कि मुझे एक्शन पहले क्या लेना चाहिए, मुझे समन भेज के पहले आपको बुलाना चाहिए, unless and until I have reason to believe. So reason to believe is very important term here. Reason to believe अधिकतर केसेस में नहीं होता डिपार्टमेंट के पास। अच्छा, जो आजकल केसेस आ रहे हैं जो एआई के थ्रू आते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आजकल केस आता है, जिसमें जहाँ पे जो आपने देखा फेक इनवॉइसिंग वाले जितने भी केसेस होते हैं, उसमें उस ट्रांजैक्शन की आगे की 5 ट्रांजैक्शन और पीछे की 5 ट्रांजैक्शन उनको एआई से खुद निकलती है। तो ऑफिसर को उसका प्रिंट निकालना है, उसको पीछे से वो बन के आ रहा है, तो उसमें ऑफिसर कुछ कर ही नहीं सकता, वहां पे तो हम छोड़ ही देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो सो मोटिव की अपनी साइड से कुछ सर्च कंडक्ट करना चाहता है, तो वहां पे रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और रीजन टू बिलीव का मतलब, रीजन टू बिलीव ऐसे होना चाहिए कि मुझे सिर्फ सस्पिशन नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ डाउट नहीं है, इट शुड बी मोर देन अ डाउट एंड इट शुड बी लेस देन एन एविडेंस। यानी कि रीजन टू बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक डाउट से तो ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई जा रहा है, मैंने कहा अच्छा ये तो पक्का बिना डॉक्यूमेंट्स के जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। डाउट से ज्यादा, तो मियर डाउट है कि सिर्फ डाउट, मेरे को शक हुआ, अच्छा ठीक है, तो नहीं, इट शुड बी मोर देन अ डाउट। मेरे पास कुछ होना चाहिए, समथिंग इन माय माइंड, समथिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड, समथिंग शुड बी देयर, कि मुझे एक रीजन होना चाहिए कि नहीं ये हो सकता है गड़बड़, बट इट शुड बी लेस देन दी एविडेंस। अगर एविडेंस होगी मेरे पास तो फिर रीजन टू बिलीव, या मेरे को फिर तो कंफर्म ही हो गया, राइट। तो इट इज लेस देन एविडेंस, इसीलिए मैं सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एविडेंस छुपी हुई है, तो एविडेंस मुझे मिले, दैट्स व्हाई वी आर सर्चिंग। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सीआरपीसी और आईपीसी की प्रोविजंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। आई डोंट थिंक इतना डिटेल में उसको डिस्कस करने का फायदा है, बट इंस्पेक्शन सर्जन सीजर पे डिपार्टमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाल रखा है, जिसमें जो इसमें रिलेवेंट जो दूसरे लॉ के प्रोविजन थे उन्होंने उसी के अंदर इंकॉर्पोरेट कर रखे हैं कि आप एक तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनमें करेंगे, और अगर आप किसी के रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस पे जाके सर्च कर रहे हैं तो हमेशा लेडी ऑफिसर्स भी साथ में होंगी, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी हो सकती हैं, लेडीज हैं अगर जो पर्दे वाली हैं तो आप उनको पूरा टाइम देंगे कि वो वहाँ से चले जाएं। देन आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आपको पंचनामा भरना है, आपको जाने के टाइम पे अपने आप को सर्च के लिए प्रोड्यूस करना है कि भी आप चेकिंग करने में कुछ लेके तो नहीं आए, और आपके जो आप बेसिकली जो विटनेसेस लेके जा रहे हैं उनको भी आपको चेक करवाना है, पहले तलाशी लेनी है उनकी, और जाने के टाइम पे भी आपको तलाशी लेनी है, लिस्ट बनानी है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, फोटो कॉपी करने देना है उनको, अगर कुछ फोटो कॉपी करना चाहते हैं उनके भी साइन लेने हैं कि पूरी लिस्ट जो है चेक करा के कि हाँ ठीक है। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जो सेम प्रोविजन है जो आईपीसी वाला, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज कंप्लीटली कवर्ड हियर। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, सेक्शन 68 से डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि जो गुड्स मूवमेंट में उनका आप इंस्पेक्शन करोगे उसके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ई बिल, इनवॉइसेस, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो प्रिस्क्राइब वहां पे कर रखा है। पावर टू अरेस्ट सेक्शन 69, मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन। आजकल तो गवर्नमेंट मतलब अरेस्ट अगर कोई हो जाता है तो उसकी बेल होना इतनी मुश्किल हो गया है, तो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, वो तो छोड़ ही दो। वैसे नॉन बेलेबल का मतलब भी ये नहीं होता कि आपकी बेल नहीं होगी, नॉन बेलेबल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो आपका एक मतलब प्राइमरी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट आपका राइट होता है कि आपको जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो उसको बेल का राइट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना होता है नॉन बेलेबल में कि अच्छा ठीक है आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा भी मुझसे कोई खतरा नहीं है, किसी विटनेस को कोई खतरा नहीं है, मैं कोई एविडेंस को विडिएट नहीं करने वाला, तो प्लीज अलाउ मी द बेल। लेकिन आजकल जो अरेस्ट होती है उसमें आप देखना कि बेल होनी बड़ी मुश्किल होती है। 3-3 4-4 महीने मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे केसेस होते हैं उसमें बेल होना बहुत मुश्किल है, बट गवर्नमेंट को क्या लगता है वो रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। So section 69 read with section 132. That's about arrest. Power to summon section 70. तो काफी केसेस में जहाँ पे सीधा डिपार्टमेंट 67 पे जाता है, 70 से भी काम चल सकता है। परेश नाथालाल चौहान करके एक केस था, उसमें काफी डिटेल में हर्षा दीवानी गुजरात हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस केस में भी कि मतलब जब आपको किसी पर्सन को आपने समन नहीं भेजा, उसने आने से मना भी नहीं किया, आप उसको डिपार्टमेंट में बुला के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते थे। 7 दिन तक वो लोग टैक्स पेयर के घर पे रहे, जहाँ पे कि उनकी यंग डॉटर्स थी, उनकी मदर थी और वो पर्सन खुद भी थे। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन तक मतलब इतने सारे मेल लोग जो जिनका कोई रीजन नहीं आने का, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मतलब 67 को डायरेक्टली हमेशा इम्प्लीमेंट करने के बजाय पहले आप 70 में उसको बुलाते, आप उससे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके घर जाने की बजाय उसको बुला के भी रिकॉर्ड कर सकते थे। तो आई विल से मोस्ट ग्रे एरिया और जीएसटी का फ्यूचर एरिया ग्रे बचा है। आगे जाके रिटर्न, रिफंड, आईटीसी, वो प्रोविजन तो थोड़े से बस मशीन की प्रोविजन रह जाएंगे, मेन एम्फेसिस यहीं पे होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट समन के बाद एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, एक्सेस आपको देना पड़ेगा ऑफिसर्स टू असिस्ट ऑफिसर्स, ये रेलवे के, पुलिस के, जो बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उनको जो असिस्ट करना है। सेक्शन 73 74 वेरी इंपॉर्टेंट टू सेक्शन। 73 74 दोनों के बारे में बात करते हैं, जो आपको रिकवरी आपसे की जाएगी। तो 73 कवर करता है जब आपका
फ्रॉडुलेंट केस नहीं है और तब आपसे रिकवरी की जाएगी। 74 बात करते हैं जब आपका फ्रॉडुलेंट केस है, आपने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया तब आपसे रिकवरी की जा रही है। आई थिंक आई विल हैव टू बी वेरी फास्ट नाउ क्योंकि आईबीसी वाले प्रोविजन में टच ही नहीं कर पाई। सो दिस इज चैप्टर 15। 16 में भी बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं है, तो इसके बाद के सेक्शन में भी वी कैन लीव दैम। अब इसमें जैसे अपील वगैरह आ जाएगा तो वो आपके लिए उतने रेलिवेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स यहाँ पे आए हैं, वी कैन ट्राई रीडिंग दैम वन बाय वन। उनके एक बार प्रोविजंस को हम लोग रीड कर लेते हैं और वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। Okay, it's 8. So I hope GST का तो एक मतलब मुझे लगा था कि मैं बहुत कम चीजें कराऊंगी, बट एक्चुअली बेसिक फ्लो में ही काफी टाइम लग गया उसके अंदर। आई जस्ट होप कि बहुत ज्यादा इररिलेवेंट सेक्शन मैंने आपको नहीं कराया इसमें। आई होप माई स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। जो मैं ओपन कर रही हूँ वही आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। सो काफी कंफ्यूजन था पहले दोनों के इंटरप्ले में कि आईबीसी का इंटरप्ले जहाँ पे जीएसटी है वहाँ पे उनका दोनों का आपस में किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला 11/2020 और फिर उसके बाद उन्होंने सर्कुलर 134 में क्लेरिफाई भी की बहुत सारी सिचुएशन। वी विल रीड एंड डिस्कस बोथ ऑफ देम। एक बार उन दोनों को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन राइज होता था कि एक बार जब हमने आईआरपी को अपॉइंट कर दिया तो क्या वो नया रजिस्ट्रेशन ले या वो पुराने में कंटिन्यू कर ले, और पुराने के जो ड्यूज हैं क्या उसके लिए कोई कोर्सिव एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। अच्छा, जैसा सर ने भी कहा था कि डिपार्टमेंट को तो हमेशा ये लगता है कि टैक्स तो मतलब ऐसी चीज है तो वो तो रिकवर हो ही जाएगी, लेकिन जब आईबीसी के प्रोविजंस आए तो उनको भी थोड़ा सा समझना पड़ा कि मतलब यहाँ पे वो जो है जस्ट ऑपरेशनल ड्यूज है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना है। सो देयर आर सम स्मॉल क्वेश्चंस जिनका शिफाली जी थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए इसका। अच्छा मैं ओके, हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक नाउ इट्स यस यस यस, नाउ इट्स परफेक्ट। हाँ जी। है ना, आई zoomed it out. So सबसे पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में उन्होंने मतलब 3-4 इसमें रजिस्ट्रेशन रिटर्न इनपुट टेक्स्ट रिटर्न, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी, तो वही सब उन्होंने उसमें कवर कर लिया। सो उन्होंने बोला the said class of person shall with effect from the date of appointment of IRP or RP be treated as a distinct person of the corporate debtor। अब यहाँ पे ना एक सवाल पैदा होता है कि क्या नोटिफिकेशन लिख के गवर्नमेंट किसी को डिस्टिंक्ट पर्सन बना सकती है, बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सेक्शन 25 के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये है कि एक ही पैन के अंदर अगर मेरा दूसरे स्टेट के अंदर कोई और रजिस्ट्रेशन है या कोई एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर माई डिस्टिंक्ट पर्सन। बट अभी तो रजिस्ट्रेशन मैंने उसको देने के लिए दूसरा बोला ही नहीं, राइट? और इस्टेब्लिशमेंट मेरा वो है नहीं, वो तो भी सेम ही पर्सन है, तो सिर्फ एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है। तो नोटिफिकेशन में लिख के उन्होंने ये चीज बोल दी कि ही शुड बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जब तक हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा इसमें, जब तक कुछ लिटिगेटिव नहीं हो रहा, तब तक वी कैन रिलाई ऑन इट। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें फ्यूचर में जाके चैलेंज करना पड़े, हम इसको चैलेंज कर सकते हैं कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। बट अभी तक वही ना कि जब तक सेम लाइन पे है, जब तक आपका और मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा, तब तक तो कोई बात ही नहीं है। तब तो आप जो कह रहे हो मैं वो मान रही हूँ। बट शिफाली जी बोल रहे हैं कुछ पार्टिसिपेंट के सर्कुलर नंबर दोबारा बता दीजिए ताकि वो भी खोल सके इसको साइड बाय साइड। ओके, ये नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 और सर्कुलर दोनों देखेंगे हम लोग। पहले नोटिफिकेशन है, आफ्टर दैट सर्कुलर। पहले हम लोग नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 स्टार्टिंग में तो बस उन्होंने ये लिखा है कि सेक्शन 148 के अंदर उनको जो पावर है उसके हिसाब से वो प्रोसीजर जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मिल गया होगा अभी 11/2020। आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, राइट? सेड क्लास ऑफ पर्सन शेल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, यानी कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट है आईआरपी की या आरपी की,
बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया? यू विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह जो उसकी बाकी लायबिलिटी होती है वो भी। बस मैं आपको यहाँ पे इतने ही ऐड करना चाह रही थी जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर चाहें आप तो फ्यूचर में इसको चैलेंज किया जा सकता है अगर आपको कुछ बेनिफिट है उससे तो। सो डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है यानी कि जो कंपनी है जिसकी इंसॉल्वेंट हो रही है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। किसको ट्रीट किया जाएगा? IRP को। अच्छा, and shall be liable to take a new registration in each of the states or union territories where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of the appointment of IRP or RP। तो ये कह रहे हैं कि आपको फिर 30 दिन के अंदर अंदर हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पे कॉर्पोरेट डेटर पहले रजिस्टर्ड था, उस हर स्टेट के अंदर आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि आपको उसका डिस्टिंक्ट पर्सन माना जा रहा है। Provided that in case where the IRP or IRP has appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within 30 days from the commencement of this notification। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले ही हो चुका था अपॉइंटमेंट तो इस नोटिफिकेशन की डेट से 30 दिन लगाने हैं आपको। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब उनको रिटर्न क्या फाइल करनी है? ये कह रहे हैं कि the said class of person shall after obtaining the registration file the first return under section 40। section 40 के अंदर फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है। अब कब से कब तक? फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। और लायबल टू रजिस्ट्रेशन कब बनाओ? लायबल टू रजिस्ट्रेशन कब बना? जिस दिन अपॉइंटमेंट हो गया। और अगर अपॉइंटमेंट पहले हो गया तो नोटिफिकेशन बाद में आया, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन किस दिन आया? 21 मार्च 2020 को। ठीक है जी, तो यानी कि जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ, लायबल देखो 30 दिन का टाइम दिया है वो एक अलग चीज है, बट लायबल तो आप उसी दिन हो गए थे ना। तो उस दिन से लेके और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस डेट तक की आपको अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से मिलेगा? ये कहेगा सेड क्लास ऑफ पर्सन शैल इन हिज फर्स्ट रिटर्न be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both received since his appointment but bearing the GSTN number of erstwhile registered person। यानी कि वो इनवॉइसेस, अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया बट इनवॉइसेस तो कंसिस्टेंटली आते जा रहे हैं, राइट? तो ये कह रहे हैं कि जो आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपके रिसीव हुए लेकिन इस पे GSTN नंबर जो है हमारे पुराने वाले बंदे का यानी पुराने रजिस्ट्रेशन का था, subject to the conditions of chapter 5 of the SAT Act। chapter 5 कौन सा था हमारा? टैक्स क्रेडिट का अभी देखे थे सेक्शंस, ठीक है ना? तो उसकी जो कंडीशंस हैं उनके सब्जेक्ट टू है। इसका मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा तो, लेकिन अब वालों 17(5) में वो बार्ड है तो आपको नहीं मिलेगा, सेक्शन 16 में बार्ड है तो आपको नहीं मिलेगा, सेक्शन 18 की कोई कंडीशंस पे आ रही है तो भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 वो आपको देखना है। Except the provisions of section 16(4), ठीक है? Except the provisions of section 16(4), तो 16(4) से आपको उन्होंने बाहर निकाल दिया। 16(4) के आपके जो सबसेक्शन के प्रोविजन है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। वैसे इसके एप्लीकेबल होने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि आप आपकी अपॉइंटमेंट डेट के बाद जो इनवॉइसेस आपको मिले जो आपके पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से है, सिर्फ उन्हीं को इसमें कवर किया गया है। एंड रूल 36(4), यानी कि बस ये आपको ध्यान रखना है 16(4) और 36(4) को सुपरसीड करता है प्रोविजन। नेक्स्ट, registered person who are receiving supplies from the said class of person shall for the period from the date of appointment till the date of registration as required in this notification or 30 days from the date of this notification whichever is earlier be eligible to avail input tax credit। तो 16(4) और 16(4) यहाँ पे लिखे, 36(4) से उनको भी आजादी दे दी गई है। तो जो उनके इनवॉइसेस रिसीव कर रहे हैं तो कह रहे वो भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन एनी कैश, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब उसके अगर कैश लेजर के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो कह रहे एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर बाय IRP और RP इन द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन शैल बी अवेलेबल फॉर रिफंड। तो कह रही कि अगर आपने कुछ डिपॉजिट कर रखा था तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या है? और एक्चुअली इन्होंने वही बोला होगा जो आपके IBC एक्ट के अंदर है। तो कह रही है कॉर्पोरेट डेटर एंड जो आपका CIRP है उसका या IRP है उसका मतलब आपका
सेम है जो आपका आईबीसी एक्ट के अंदर दिया गया है, और वो आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा डिटेल में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों का तो पेपर भी आने वाला है उसका। सो ये हमारी बेसिक चीजें थी कि रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है, रिटर्न कब फाइल करनी है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, और जिनको आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको भी मिल जाएगा। अब सर्कुलर नंबर 134 में उन्होंने और क्लैरिफाई किया। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, टैक्स पेयर ने पूछा होगा भाई ये क्वेश्चन, तो इसके 2 दिन बाद ही इशू हो गया, तो 21 की डेट का है, 23 मार्च की डेट का है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो एज पर आईबीसी, once an entity defaults certain threshold amount, corporate insolvency CIRP gets triggered and the management of such CD यानी कि आपकी corporate debtor का and its assets vest with an interim resolution professional or resolution professional. It continues to run the business and operations of the said entity as a going concern till the insolvency proceeding is over. और जब तक NCLT से आपका कोई ऑर्डर नहीं आता, तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका डिफॉल्ट हुआ, यानी कि जैसे ही आपकी जो CIRP की प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हुई, तो जो बिजनेस है उसकी सारी एसेट्स है वो किसमें वेस्ट करनी शुरू हो जाती है। अब वो उस पुराने वाले बिजनेस की नहीं रही, दे स्टार्ट टू वेस्ट इन IRP या फिर आपका जो CIRP है उसमें वेस्ट करनी शुरू हो जाती है। तो ये अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो GST वाले हमारे ऑफिसर होंगे ना, डिपार्टमेंट वाले, उनको समझाने के लिए कि भैया अब आपकी जो ड्यूज है वो किस तरीके से रिकवर होंगे। आप उसको अब उस पर्सन से जाके नहीं मांग सकते, पुराने वाले से, क्योंकि उसका सारा बिजनेस अब वेस्ट हो रहा है एज अ गोइंग कंसर्न किसमें, किसी और पर्सन के अंदर। ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। टू एड्रेस द अफोरमेंशन प्रॉब्लम्स, नोटिफिकेशन नंबर 11 इन्होंने कहा कि इट वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट, इसने स्पेशल प्रोसीजर सेक्शन 148 के अंदर उन्होंने दिया था फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स जो CIRP प्रोसीजर में जा रहे हैं। अच्छा, आगे उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, हाउ आर ड्यूज अंडर GST फॉर प्री CIRP पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं, नॉट पोस्ट CIRP, यानी कि CIRP से पहले के पीरियड की भी अगर कोई ड्यूज बची हुई है टैक्स पेयर की, तो उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से डील्ड विद होंगी, वो किस तरीके से अब रिकवर की जाएंगी। तो उन्होंने बोला इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ IBC and various legal pronouncement on the issue, no coercive action can be taken against the corporate debtor with respect to the dues for period prior to the insolvency commencement date। यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है उसके अगेंस्ट आप कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते। तो अगेन डिपार्टमेंट वालों को लगता है कि टैक्स तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो तो कलेक्ट होगा ही होगा, बट यहाँ पे एक आई विल से कि जो हमारा इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो सुपरसीड करता है GST के प्रोविजंस को, और अगर कोई ड्यू आपकी पुरानी बाकी भी है तो कोई भी कोर्सिव एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते। The dues of the period prior to the commencement of CIRP will be treated as operational debt, यानी कि उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, ऑपरेशनल डेट ट्रीट किया जाएगा। एंड क्लेम्स में बी फाइल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बिफोर द NCLT। तो प्रॉपर ऑफिसर भी क्लेम किसके सामने फाइल करेगा, NCLT के, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ IBC। The tax officer shall seek the details of supplies made, received and total tax dues pending from the corporate debtor to file the claim before the NCLT। तो नॉर्मली उसको क्लेम फाइल करना है, उसको टोटल अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उसकी कितनी सप्लाई थी, कितना ITC था, वो सारी चीजें एडजस्ट करके वो NCLT के सामने अपनी ड्यूज रखेगा। और NCLT अब जिस तरीके से भी उसका रिजोल्यूशन होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने मान लो बोला कि सबको 60% मिलेगा, तो वो हेयर कट इन पे भी एप्लीकेबल होगा। Moreover, section 14 of IBC mandates the imposition of a moratorium period wherein the institution of suits or the continuation of pending suits or proceedings against the corporate debtor is prohibited। तो जितना इनका मोरिटोरियम पीरियड होता है उतने पीरियड के अंदर, ये मैंडेटेड है, तो इस पीरियड के अंदर आपकी जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, सूट है, वो वैसे भी प्रोहिबिटेड है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। तो उसको अगर उन सब चीजों से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो वो इंसॉल्वेंसी में जाता ही क्यों, उसको उतना बेनिफिट दिख रहा है तो इसलिए तो इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रहा है। तो यानी कि अब जो एक तरीके से देखा जाए तो ऑफिसर को अब कॉर्पोरेट डेटर को परेशान नहीं करना, अब आपको तुम्हारी जो ड्यूज है जो भी कुछ उसका पूरा हिसाब किताब बना लो और NCLT के पास जाओ, वहां से देखो कि आपको क्या मिल रहा है। Should the GST registration of corporate debtor be cancelled? अभी एक और सवाल होता है कि इसका जो GST रजिस्ट्रेशन है उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर दें। कॉर्पोरेट डेटर की बात करते हैं अभी, यानी कि जो पुराने वाला हमारा डेटर, मतलब CIRP की बात नहीं कर रहे। So it is clarified that the GST registration of an entity for which CIRP has been initiated should not be cancelled under the provisions of section 29। section 29 अभी हमने बात की थी, cancellation of registration के लिए था। तो ये कह रहे हैं कि the proper officer may if needed be suspend the registration। अगर आपको चाहिए तब suspend कर दो registration को। In case the registration of an
entity undergoing under CIRP has already been cancelled. अगर आप उसको पहले से कैंसिल कर चुके हो, क्योंकि देखो डिफॉल्ट कर रहे थे, तो हो सकता है कि रिटर्न भी ना फाइल कर रहे हो, उस वजह से आपने हो सकता है उसको कैंसिल कर दिया हो, एंड इट इज विद इन द पीरियड ऑफ रिवोकेशन, तो कह रहे हैं कि आप उस केस में उस कैंसिलेशन को रिवोक कर दो। तो कैंसिलेशन के बाद हमें रिवोकेशन का पीरियड मिलता है 30 डेज का, आप उसमें फाइल कर सकते हैं, और उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज भी किया गया है, तो कह रहे हैं कि आप रिवोक करा सकते हो उसको। नेक्स्ट, is IRP or RP is liable to file return of pre-CIRP period? तो बाद वाले की तो उसको फाइल करनी है, बट क्या pre-CIRP period के लिए भी वो फाइल करेगा? No. In accordance with the provisions of IBC 2016, the IRP or RP is under obligation to comply with all legal requirement. कब से? पुराने पीरियड की नहीं, for the period after the insolvency commencement date, यानी कि insolvency commencement date के बाद के पीरियड के लिए उसको comply करने की रिक्वायरमेंट है, पिछले पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। So accordingly, it is clarified that IRP or RP are not under an obligation to file the returns of pre-CIRP period. Now, during the CIRP period, अब प्री का तो उसने मना कर दिया, ड्यूरिंग CIRP पीरियड को क्या क्या करना है, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज हैं, वो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया। Should a new registration be taken by the corporate debtor during the CIRP period? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोटिफिकेशन के अंदर वहाँ पे भी क्लैरिफाई कर चुके हैं। Because the corporate debtor who is undergoing CIRP is to be treated as a distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take a new registration in each state, यानी कि हर स्टेट में नया रजिस्ट्रेशन लेना, that is already clarified, तो उन्होंने रेफर भी कर दिया है 11/2020 में जो लिखा था, सेम वही चीज कॉपी की है उन्होंने यहाँ पे। Then how to file first return after obtaining the new registration? फर्स्ट रिटर्न ऑलरेडी सेक्शन 40 की कवर हो चुकी है, वहाँ पे भी इन्होंने 11/2020 को रेफर किया होगा, स्टिल मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ बिकॉज बार बार सुनेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। और अगर जो जीएसटी और आईबीसी का इंटरप्ले है तो 90% पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ आएगा सर्कुलर और नोटिफिकेशन के मिक्स एंड मैच से ही आएगा। The IRP or RP will be liable to furnish return, make payment of tax and comply with all provisions of GST during the CIRP period। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि CIRP को पिछले पीरियड के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो CIRP पीरियड है उसमें आपको सारे जो कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के करने हैं, आपको रिटर्न भी फाइल करनी है, आपको पेमेंट ऑफ टैक्स भी करना है, आपको सारे प्रोविजन करने हैं, और फर्स्ट रिटर्न आपको सेक्शन 40 के हिसाब से भरनी है, किस पीरियड से किस पीरियड तक, जब आपका अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी हुई थी और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन आया तब तक के पीरियड के लिए। नेक्स्ट इज हाउ टू अवेल ITC फॉर इनवॉइसेस इशूड टू द erstwhile registered person in case the IRP has been appointed before issuance of notification number 11/2020 dated and no return has been filed by the IRP during the CIRP। तो ये कह रहे कि मान लो उसने तो रिटर्न फाइल की नहीं थी तो उसमें तो उसका ITC लिया ही नहीं होगा, तो ये कह रहे कि उन इनवॉइसेस का ITC किस तरीके से लें जो पुराने रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किए गए थे बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2020। ठीक है, इसका स्पेशल प्रोसीजर जो है हैज बीन प्रोवाइडेड इन द मैनर ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC व्हाइल फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न। तो पहले ही बता चुके हैं 11/2020 में कि आप उसको फर्स्ट रिटर्न भरने के टाइम पे जो आप अपनी पहली रिटर्न भरोगे उसी में लिख के ले लोगे, तो वहीं पे आप बता दोगे कि मेरा इतना ITC है। The said class of person shall in his first return be eligible to input tax credit on invoices covering the supply of goods or services or both received since the appointment and during CIRP period but bearing the GST number of erstwhile registered person subject to the condition chapter 5 की जो condition है, और सिर्फ हमें इसको immunity किससे दी थी, section 16(4) से और section rule 36(4) से हमने इसको immunity दे दी थी। In terms of the special procedure under section 148 ये बोल दिया, this exception is made only for the first return filed। अच्छा, ये भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो एक्सेप्शन है ना 16(4) और 36(4) वाली सिर्फ फर्स्ट रिटर्न जो फाइल करेगा 40 सेक्शन 40 के अंदर उसके लिए है, मैंने नहीं किया सोचो बाद में भी कभी कुछ करना। नेक्स्ट, हाउ टू अवेल ITC फॉर इनवॉइसेस बाय पर्सन हु आर अवेलिंग सप्लाईज फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर्स। इट इज अगेन क्लैरिफाइड, तो जो उसी का पार्ट था उसी को दोबारा से क्लैरिफाई कर रखा है इसके अंदर भी कि जिन लोगों ने उनसे इनवॉइसेस रिसीव किए सप्लाईज फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग CIRP in cases where the IRP was appointed before the issuance of notification number 11/2020, उसी को उन्होंने कॉपी किया पहले वाले को, for the period from the date of appointment of IRP till the date of registration as required in this section or 30 days from the date of this notification whichever is earlier। आप eligible input tax credit के लिए लेंगे कैसे, obviously GST और 3B के अंदर स्पेशली लिख के लेंगे आप। इट इज अगेन कैश लिस्ट वाली चीज, कैश लिस्ट के अंदर कुछ अमाउंट है तो क्या होगी, उसने बोल दिया कि वो आपको रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर सर्कुलर के अंदर जो क्वेश्चन थे उसको जो 11/2020 के अंदर लिखा गया था उन्हीं चीजों को उन्होंने एक बार दोबारा से लिखा, बस एक दो चीजें जो एडिशनली क्लैरिफाई की
दोनों का इंटरप्ले जो है हमारा जीएसटी का और आईबीसी का, वो बेसिकली इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर के हिसाब से ही चलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और कोई प्रोविजन अगर आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन टेक इट नाउ। और स्क्रीन में अपना भी शेयर करना बंद कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच शिफाली जी। हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है, हमारा हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वी वांट द पार्टिसिपेंट्स टू बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंजेस। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप एक सीईओ बनने जा रहे हैं कंपनी की, तो आपको नई नई चीजों को तो अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। ये नहीं कई बार सोचना चाहिए तो जी 1 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है। तो आज के जो प्रेजेंटेशन था, इसका आइडिया भी यही था कि भाई these are the various roles and responsibilities you may be required to assume। और ये तो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, ऐसे हजारों एस्पेक्ट्स हैं भाई। आपको सेबी रेगुलेशंस भी देखने हैं, आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी देखने हैं। आई डोंट थिंक इनकम टैक्स इज येट कम अप भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो स्टेक्स इन्वॉल्व आर वेरी हाई। तो और फिर क्या होता है, गोइंग कंसर्न में भी वो सीजीएसटी क्लेम करना है और उसका इनपुट टैक्स क्लेम करना है, इसीलिए देवर इन हरी, तो इन्होंने जल्दी कर दिया। बट आई डोंट थिंक इनकम टैक्सेस कम अप विद एनीथिंग ऑफ सच सॉर्ट, क्योंकि अब इनकम टैक्स से ध्यान कम हो गया लोगों का, अब ध्यान इधर ज्यादा हो गया। तो इट वाज रियली वंडरफुल सेशन एंड आई वुड लाइक टू ask R.K. Soni ji to put his concluding remarks. गुड इवनिंग सर। शेफाली मैम नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो शेफाली जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्ते। ग्रुप्स पे तो मिलते रहते हैं, यहाँ बड़े टाइम बाद मिलना हुआ है जी। शेफाली जी, एक वैसे तो सब चीजें क्लियर हैं ऑलमोस्ट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन है। CIRP के केस में सपोज डेप्ट है 5,000 करोड़ का और रियलाइजेशन होती है 500 करोड़। अब ऐसे केस में आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा? क्या उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में? जीएसटी एक्ट में नहीं, जीएसटी एक्ट में अगर तो आईबीसी से रिलेटेड सिर्फ सर्कुलर और नोटिफिकेशन के थ्रू, लॉ में तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में तो क्लियरिटी है ही नहीं है वाली जी। देखिए अल्टीमेटली हम लोग करते हैं ना कि 100 रुपए का कोई माल हमने परचेज किया, इनपुट क्रेडिट ले लिया उसका, और फिर वो सपोज करो हम दिखा देते हैं स्क्रैप हो गया या लॉस्ट हो गया, डस्ट हो गया, वी हैव टू रिवर्स इट बैक। आई एम करेक्ट ना? जी, तो जी, सीआईआरपी के केस में तो ये 5,000 करोड़ के डेट्स हैं, उन पे आईटीसी मैंने क्लेम किया है ऑलरेडी। ओके। और वो सेटल होता है 500 करोड़ में, रिलेशन होती है उसकी 500 करोड़ में। सर देखिए, अच्छा मैं इसको अगर जीएसटी के हिसाब से देखूं, देखिए आईबीसी के प्रोविजन से फिर आप लोगों को ज्यादा मैं जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ जी। अब मेरा जो 180 डेज वाला प्रोविजन है जीएसटी के अंदर, वो ये भी कहता है कि जो मेरे बेसिकली क्रेडिटर्स हैं उनको मैं पे नहीं करती, और जिन चीजों पे मैंने जीएसटी ले रखा है, तो 180 डेज की बात तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट वैसे भी रिवर्स करना ही पड़ता है। करना पड़ा ना, तो हाँ, अब तो यहाँ पर 180 डेज क्रॉस होने के बाद आपको वैसे भी रिवर्स करना ही पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका। अब यहाँ फिर आईबीसी का पर्पस ही फेल हो गया, सारा रिपीट हो गया। सर देखिए, जहाँ तक मेरा एक अंदाजा है, मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ, जो आईबीसी तक सिचुएशन पहुंचेगी इंसॉल्वेंसी तक, उससे बहुत टाइम पहले 180 डेज का टाइम पीरियड ऑलरेडी जा चुका होगा, तो रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका होगा उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर, क्योंकि 6 महीने आप ड्यू नहीं दे रहे होंगे, कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम लैप्स होगा, तभी किसी क्रेडिटर ने फाइल किया होगा, कुछ क्रेडिटर ने फाइल करने के बाद उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीडिंग्स को आगे जाने में। तो 180 डेज वाली जो कंडीशन है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जैसे आईबीसी तो एक ही क्रेडिटर फाइल करता है, बट आपके तो जो मोस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स है, हो सकता है आप उनका पेमेंट कर ही ना रहे हो, तो 180 डेज वाला प्रोविजन तो आपका ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका होगा, तो वो रिवर्सल आप कर चुके होंगे पहले से। नहीं मैम, सपोज नहीं किया, नहीं हुआ, आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कोई केस होगा कि जहाँ रिवर्सल ऑलरेडी कर लिया होगा। जब कंपनी गुप्ता जी के हिसाब से जब बर्तन बिके हुए हैं उसके, तो वो कहाँ रिवर्सल के लिए सोचेगा? अच्छा, अगर अब देखिए, अगर आईआरपी के अपॉइंट होने की डेट तक नहीं हुआ है रिवर्सल, तो यहाँ पे क्या होगा, अब रिवर्सल, क्योंकि जो आईआरपी है वो तो वैसे भी नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है,
तो पुराने हाँ। रजिस्ट्रेशन में जाके तो वो रिवर्सल वैसे भी नहीं कर सकता, हाँ, पुराने रजिस्ट्रेशन को तो उसको छेड़ना ही नहीं है ना, वो कह रहा है कि बाधक की चीज तो वही खत्म हो गई। जो देखिए वो अब तो ये केस डिफरेंट हो गया ना, कोई गोइंग कंसर्न है या वॉलंटरी लिक्विडेशन में हम जा रहे हैं, तब तो चीजें समझ में आती है कि ठीक है आईटीसी को रिवर्सल कर लिया, कुछ कर लिया। जी, यहाँ तो फिर केस ही डिफरेंट है ना कि यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी। अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है ना, उसके जो ऑफिसर है एक्चुअली हाँ। वो जब अपनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एनसीएलटी के सामने प्रेजेंट करने के लिए कि भाई इतनी हमारी ड्यूज है, तो उन ड्यूज के तो वो अंदर तो उनको जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो रहा है, मेरे ख्याल से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उनको ऐड करके और तब वो तो अपनी ड्यूज बतानी चाहिए कि हमारे हिसाब से इसका हमारी मतलब गुप्ता जी ये तो सेक्शन 53 में आ गया वाटरफॉल मैकेनिज्म में। हाँ देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में भी बताया, सीआईआरपी पीरियड से पहले के ड्यूज को भी 2 पार्ट में बांट लीजिए। वो तो जीएसटी की तो बात ही नहीं करता, वो तो कहता है गवर्नमेंट ड्यूज का ही ये भी पार्ट है, ठीक है ना। तो उसमें कहता है जी उसमें भी 2 पार्ट्स में बांटिए, 24 मंथ तक के तो अलग और 24 मंथ से बियॉन्ड अलग। हाँ। और ऑपरेशनल क्रेडिटर है, हमें मालूम ही है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में हेयर कट भी हो सकता है जीरो भी मिले, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है तो कोई खुदा हो गई सारे पैसे मिलेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो बहुत सारे केस लॉज भी है ना, कई बार कुछ भी नहीं मिलता जीएसटी डिपार्टमेंट को। हाँ तो ये गुप्ता जी गवर्नमेंट देखो, करंट जो है, करंट तो देना ही पड़ेगा, करंट पे आप बिजनेस कर रहे हो भाई, करंट का तो लोगों देना से पड़ेगा। कलेक्ट कर रहे हो। तो गुप्ता जी इन दैट केस जैसे अब गवर्नमेंट को हेयर कट मिल गया है, कुछ नहीं मिला, जीरो ड्यूज रहे, हाँ तो गवर्नमेंट फिर वो जीएसटी में जो पर्सनल लाइबिलिटी है इन केस ऑफ डायरेक्टर्स या किसी भी की नहीं वो नहीं, वो इन्वोक क्यों, कर लेगी? नहीं, पर्सनल लायबिलिटी तो देखो तभी होगी अगर आप फ्रॉडुलेंट इंटेंशन प्रूव करोगे तो। अगर फ्रॉड या फोरेंसिक ऑडिट में कुछ आएगा तो वो एक अच्छा, तो डिफरेंट। मतलब जो सिर्फ एफसीज है वो पर्सनल गारंटी इन्वोक कर सकते हैं, ओसीज के पास तो कोई गारंटी नहीं हो सकती, तो मतलब गवर्नमेंट भी कोई पर्सनल गारंटी इन्वोक नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट, वो तो देखो ये हमारी जो बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बनी उसमें भी ये कहा गया कि गवर्नमेंट शुड टेक अ बैक सीट। भाई आप बिजनेस चलने दो, जब बिजनेस चलेंगे तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा। एक बिजनेस बंद है, तुम उसमें से अपने पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मत करो। आपको लोअर पेडेस्टल पे रखा, 5वें नंबर पे रखा गवर्नमेंट ड्यूज को, कि भाई सबसे पहले बाकियों को, वर्कर्स को लेने दो पेमेंट, या जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको लेने दो, ठीक है, या जो सीआईआरपी या लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया उसको लेने दो अपने पैसे, और ये सब चीजें तो बाद की है। तो ये तो वो बहुत अच्छा कहते टैक्स हैं भाई प्लानिंग का रूल है। जब क्रेडिट मैक्सिमाइजेशन होगा, जब बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सभी ऑल विल बी बेनिफिटेड। बाकी ये मैं सोचूं कि इसमें से ये कंपनी मर गई तो मैं इसमें से अपने पैसे निकाल लूं, वो नहीं। तो बहुत बढ़िया नहीं, टैक्स लेकिन इवेजन का उसके वो लिए है जो सिस्टम। आदमी मर रहा है, जिसका मतलब नंबर लग चुका है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है एग्जिट करने का तरीका। आईबीसी में डालो, बाहर निकल जाओ। नहीं देखिए, आप ये देखिए, ऐसा है भाई, 2 चीजें हैं उसमें, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। देखो, एक तो वॉलंटरी लिक्विडेशन है। वॉलंटरी लिक्विडेशन में तो आप वैसे ही प्रूव करते हो, सेक्शन 59 में जब आप जाते हो तो कहते हो कि दिस कंपनी इज नॉट बीइंग फाउंड टू डिफ्रॉड एनी क्रेडिटर्स, पहली बात, ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट में हो तो डिफॉल्ट में तो सीआईआरपी वाले रूल्स लगेंगे ही लगेंगे, जो भी है। तो ऐसा, इस हिसाब से हम ना देखें इसको कि गवर्नमेंट ड्यूज या कुछ है। देखो, लॉ तो एज इट इज बनाया जाता है, लॉ में कोई, उसमें कोई, उस जो लिखा हुआ है वही उतना ही है, उसके पीछे कोई अलग से थिंकिंग नहीं चलती है कि भाई हमने ये कर लिया होगा, उसने ये कर लिया होगा। तो आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन हियर एंड वी कैन इनवाइट शेफाली जी फॉर अनदर सेशन आफ्टर से अ मंथ और सो, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी। बट हमारा ये सेशन को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही था कि भाई वी should deeply understand our role as an insolvency professional। आईबीसी हम कहते रहते हैं, आईबीसी अपने आप में कुछ नहीं है। आईबीसी में करना क्या है, यही सब तो करना है, बिजनेस का ही तो करना है आपको जीएसटी भी समझना है, इनकम टैक्स भी समझना है, सेबी रेगुलेशंस भी समझने हैं, आपको तो कंपनी चलानी है। एंड यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी डूइंग ऑल दिस। भाई बोर्ड है नहीं, कोई है नहीं, जो भी आप एम्प्लॉय भी करोगे अपने नीचे ही एम्प्लॉय करोगे, यू विल बी द बॉस। तो बॉस को तो सब चीज एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो विद दिस वी सीक द परमिशन ऑफ द स्पीकर टू एंड दिस सेशन। और शेफाली जी, मेनी पीपल हैव रिक्वेस्टेड कि ये जो पीपीटी है तो ये उनको शेयर की जाए, तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। हाँ शेफाली जी, यू आर हियर। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो पीपीटी आपने बना रखी है उसको आप शेयर कर दीजिएगा, आप मुझे दे दीजिएगा। मैं आपको मेल कर दूंगी। हाँ जी, हाँ जी।
तो थैंक यू वेरी मच, वी रियली फील एनलाइटेंड। और शेफाली जी ऐसे देखने में एज वाइज छोटी लगती हैं, लेकिन इतना इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, और इन्होंने मॉडल लॉ से लॉ को स्टडी करना शुरू किया। जब जीएसटी का मॉडल लॉ आया था तो तभी से ही, जब जीएसटी अभी एक्ट में नहीं आया था तब से ही ये चीज़, और इसी फील्ड में एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस कर रही हैं। तो दैट इज़ वाई इतना इनका इतना ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। हाँ जी सर, थैंक यू शेफाली जी। हाँ जी थैंक यू शेफाली, इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन टुडे। Thank you so much. Thank you, Shefali. Shefali, would you please share your phone number and your I will share, contact I will details? share संजय अग्रवाल जी, I'll share her email ID। हाँ जी So क्योंकि nice, फोन sir. तो Thank- बिजी रहती है, नॉर्मली उठा नहीं पाती हैं, तो अब मैं आई विल शेयर हर ईमेल आईडी। so nice, sir. Thanks a lot, sir. Thank you. और फिर होता भी क्या है, देखिए मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको स्पीकर से भी कोई सवाल पूछना है तो सबसे पहले तो आप अपनी क्वेरी फॉर्म कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, जो क्वेरीज है वो कई बार खुद ही क्लियर नहीं होते कि उनको पूछना क्या है। कई बार वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि अगर स्पीकर ने एक आंसर दे दिया फिर वो कहते हैं जी ऐसे कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये है कि क्वेरी शुड बी क्लियर, और क्वेरी आपकी रियल क्वेरी होनी चाहिए, आपकी हो या क्लाइंट की हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, उससे कोई नहीं। लेकिन ये है कि उसके लिए हम खुद कहते हैं भैया मेल भेजो, मेल पे अपने आप तो लगाओगे ना, आपने बताया नहीं, आप कह देते हो जी एक क्लाइंट है, अब यही पता नहीं वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, क्या है, मतलब आंसर डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। और फिर क्या होता है, कई बार हम स्पीकर को कोट कर देते हैं, लो जी उस स्पीकर ने ऐसा बोला। अरे भाई स्पीकर को जब आप पूरी चीज बताओगे ही नहीं तो स्पीकर क्या आंसर देगा उसका। तो सबसे पहले वी शुड बी करेक्ट इन फ्रेमिंग आवर क्वेरीज, और उसके बाद में फिर आंसर आता ही है, ऐसी बात नहीं। एंड वी आर इन टच विद लॉट ऑफ स्पीकर्स, तो कहीं ना कहीं से तो आंसर मिल ही जाता है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर क्वेरी, वी आर सीरियस अबाउट योर आंसर्स। थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू। चलो गिरीश जी आपसे मुलाकात हो जाती है इसी बहाने यहाँ पर। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जो कल सेशन रह गया था वो एज इट इज कंटिन्यू होगा क्या? हाँ कल आईबीसी से शुरू करेंगे, आईबीसी सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। ओके ओके सर, विल स्टार्ट विद सेक्शन 1। मैंने आपकी स्लाइड थोड़ा सा पढ़ी थी, बड़ी बहुत अच्छी बनाई हुई है आपने। वो बिल्कुल उसमें अरे, वैसे भी क्लियर हुआ सारा। ये मेरी नहीं है एक्चुअली, ये विजेंद्र जैन जी हैं, तो उनके ये हैंड रिटन नोट्स थे, आपके माध्यम से सब चल रहा है ना सर। तो हमने क्या किया, हमने ना उनको टाइप करवा लिया, और टाइप करवा के फिर उसको हम बढ़ाते गए धीरे धीरे। जो ओरिजिनल नोट्स है ना वो 72 पेजेस के थे, जी सर। अब वो 72 पेजेस अब जो 500 कुछ पेजेस हो गए हैं वो। जी सर। लेकिन मैं क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ क्योंकि ओरिजिनल नोट्स उनके ही थे, और मैं कह देता हूँ उनको कि भाई आपके विजेंद्र जी नोट्स ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं आजकल। ओके थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल शिवाली जी, थैंक यू वंस अगेन। Thank you, Gupta ji. Thank you. ओके।